तो हेलो मेरे यारों, तुम लोगों की बोरियत को ख़त्म करने के लिए मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आ चुका हूँ, वो भी 1 आवर की। और स्टोरी का नाम है जीनियस वॉरियर। और इस कहानी की शुरुआत में हमें मून के नाइट को दिखाया जाता है, जहाँ की पहाड़ी पर हमें दो परछाइयाँ नज़र आ रही होती है। और उनमें से एक कह रहा होता है कि जिन सोवुन, लीडर ऑफ सोंगजू यूनिट, मैं तुम्हारे इस मेमोरी पावर को रिमार्क करता हूँ। इट मीन्स कि एक तरह से अद्भुत कहता हूँ, तारीफ़ करता हूँ कि तुम्हारी जो मेमोरी एबिलिटी है वह काफ़ी ख़तरनाक है। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। और हम जिन को देखते हैं जो यहाँ घुटने के बल बैठा हुआ होता है, और उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जो कि मुरीम अलायंस सेक्ट का अपने एक यूनिट का लीडर है। और यह कह रहा होता है कि मुरीम अलायंस के सभी रिकॉर्ड्स को तुमने अच्छे तरीके से दर्ज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और इस बंदे के बारे में हमें राइटर के द्वारा कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि यह मुरीम अलायंस लीडर है, वो भी सुप्रीम प्योरिटी स्वॉर्ड, डिवाइन स्वॉर्ड यूनिट का। और यह इसका जो नाम है, इसका नाम है योंग सो। और यह योंग सो को देखकर यहाँ पर हमारा हीरो जिन सोवून कह रहा होता है कि तुमने मुझे यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम अब इस चीज़ को करवाने के बाद तुम मुझे मारना चाहते हो। तुमने मुझे यहाँ पर कहा कि मैं इन सभी मेमोरीज़ को याद करूँ, तुम्हारे जितने भी अभी लेखकार हैं, जितने भी मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं, उन सभी को याद करके फिर किसी दूसरे जगह पर वापस से रिकॉर्ड करूं, उन्हें वापस से लिखूं। और मैंने वो चीज़ें की हैं। क्या तुम मेरे कर्ज को कमीने इस तरीके से चुकाना चाहते हो, वो भी एक कुत्ते की मौत देकर? और हमारे हीरो के बारे में भी बताया जाता है कि यह दरअसल लीडर ऑफ द सोंगजू यूनिट जिन सोवून है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यह जो मोरी मेलेंस वाला लीडर होता है वो अपने पास से तलवार निकाल रहा होता है और कह रहा होता है, मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर मुरीम अलायंस के हिडन आर्ट्स को भी याद कर लिया है, उन्हें भी रिकॉर्ड कर लिया है। यह चीज़ें सोचने के बाद कितना ज़्यादा खतरनाक होती हैं, तुम एक बार सोच को देखो। अगर तुम गलती से भी यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के साथ मिली भगत कर लेते हो तो हमारा मुरीम अलायंस तो बहुत बड़े खतरे में पहुँच जाएगा। और अपने तलवार को इसकी गर्दन के पास तानते हुए कहता है कि हमारे इस जियांगहू के न्याय के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, आप तुम्हें यहाँ पर और तुम्हारी यादों को मिटा देना ही सुरक्षित है। हम देखते हैं यह सुनकर यह हंसते हुए कहता है जिन, हाँ, डैम, तुम्हारे इस जगह की गुड ग्रेटनेस के लिए मुझे मिटना होगा। और वह खड़े होते हुए कहता है कि मुरीम अलायंस, क्या वो पहले ही ख़त्म नहीं हो चुका है? मुरीम अलायंस को यहाँ पर डिमोनी कल्ट के लोगों से खतरा है। तुम लोग तो पहले ही यहाँ पर ख़त्म हो चुके हो। अपनी अस्तित्व को बस बचाने के लिए तुम यहाँ पर अपने ही साथियों का इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे आश्चर्य होता है कि अभी भी कि मैं आखिरकार किस तरीके से कहूँ कि तुम लोग यहाँ पर खतरे में नहीं हो। तुम लोग तो यहाँ पर पूरी तरीके से मिटने के कगार पर हो और जल्द ही मिटोगे भी। ये सुनकर यह लीडर कहता है कि मुरीम अलायंस डिमोनिक कल्ट को फिर से हराएगा और अपने अस्तित्व को वापस पाएगा और मजबूती से रिकारनेट होगा, मतलब पुनर्स्थापित होगा। यह सुनकर यहाँ पर जिन कहता है कि क्या क्या बकवास है। तुम लोग यहाँ पर हम इंसानों को अपनी एक ढाल समझकर बस बलिदान किए जा रहे हो और अपने उन रिसोर्सेस को बस यहाँ पर सबसे अधिक महत्व देते हो, जबकि यहाँ पर हमारी जानों को तुम बेकार और फालतू समझते हो। और अपने हित के लिए और अपने साथियों के लिए तुम लोग हमें यहाँ पर बलिदान देने पर मजबूर कराए जा रहे हो। लेकिन तुमको पता है, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ और दूर तक देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है कि तुम लोगों के लिए बस अनमोल धन खजाने ही महत्व देते हैं, जबकि लोग नहीं। और इन चीज़ों को देखकर मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ कि डिमोनिक कल्ट वे नहीं बल्कि तुम लोग हो जो यहाँ पर इंसानों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हो। यह सुनकर मुरीम अलायंस लीडर घूरते हुए कहता है कि क्या कहा शैतान, तुम पूरी तरीके से यहाँ पर ईविल हो चुके हो, भ्रष्ट हो चुके हो। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर हमारे हीरो को जो उस क्लिप से छलांग लगा देता है और कहता है कि यह सोचकर कितना दुख होता है कि मैंने अपना जीवन यहाँ पर अपने साथ साथ अपने ताय यूल सेक्ट को भी तुम लोगों के घिनौने हाथों में सौंप दिया। यह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और वह अपनी फिंगर को उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है, लेकिन कम से कम मेरी जो मौत है वह मैं तुम्हारे हाथों में तो बिल्कुल नहीं सौंपूंगा। और वह स्माइल करते हुए गिरते हुए कह रहा होता है, यह मेरी अपनी पसंद होगी, मैं अपनी मर्जी से मरूंगा, ना कि तुम जैसे जैसे घिनौने व्यक्ति के हाथों से। और हम देखते हुए उस क्लिप से सीधे लगातार गिरते हुए जा रहा होता है।
और गिरते वक़्त इसके माइंड में अपनी बातें चलती है और वह कहता है क्योंकि मुझे सब कुछ याद था इसलिए मेरा जीवन यहाँ पर नर्क बन गया। और वह बताता है इस सब की शुरुआत मुरीम एलायंस और डिमोनिक एलायंस जो डिमोनिक कल्ट थे उनके बीच की एक ग्रेट युद्ध से हुई। जब वहाँ पर मेरे छोटे भाई बहनों को कमज़ोर लोगों को मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उस युद्ध में घसीट लिया गया। और हालांकि डिमोनिक कल्ट शक्तिशाली था और मुरीम एलायंस कमज़ोर था, अंततः मुरीम एलायंस के लोग हार गए और उनके उत्तराधिकारियों को मतलब कि उनके जो सक्सेसर थे मुस्लिम अलायंस के उन लोगों को बचाने के लिए उनको उत्तरी सागर की ओर भागने का फैसला किया। जबकि हमारे जैसे जो नॉर्मल सेक्ट के बंदे थे जिन्हें यहाँ पर ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि हम उन अधिकारियों को भागने का और भी ज़्यादा समय दे सके। मुरीम अलायंस मेरे पास एक प्रस्ताव लेकर आया। मुरीम अलायंस के सभी रिकॉर्ड्स को अगर मैं याद कर लेता हूँ और वह कह रहा होता है यदि आप इन्हें इन उत्तरी सागरों के अड्डे पर ले जाकर पुनर्स्थापित कर लेते हैं, उन सभी चीज़ों को याद कर कर हमारे सभी मतलब कि रिकॉर्ड्स को वापस से लिख देते हैं, दर्ज कर देते हैं बुक्स में, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे जो लोग हैं उन्हें बचाऊंगा। तुम्हारे जो जूनियर ब्रदर्स गए हुए हैं युद्ध में मैं उन्हें वापस ले आऊँगा। और हम देखते हैं इसे याद करते वक्त काफ़ी परेशानी भी हो रही होती है और ये कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे जूनियर्स यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किए जाएँ, लेकिन डैम। और अभी हम देखते हैं ज़मीन पर गिर चुका होता है, चारों ओर खून के छींटे पड़े होते हैं और यह कह रहा होता है कि क्या मुझे यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर इन किताबों को रटने के बजाय युद्ध क्षेत्र में चले जाना चाहिए था ताकि मैं वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन अपने जूनियर्स को वहाँ से भाग निकलने का कम से कम कुछ तो समय दे पाता। और वह रोते हुए मतलब रो क्या रहा है, इसके आंखों से भी खून निकल रहे हैं और यह कह रहा होता है कि भगवान ने मुझे आखिरकार इतनी बेकार एबिलिटी क्यों दी, मुझे इस तरीके की मेमोरी पावर आखिरकार दी ही क्यों। अगर मुझे कुछ देना था तो कुछ ऐसा देता जो सचमुच में यूजफुल होता। और हम देखते हैं यहाँ पर लेट चुका होता है, इसके हाथों में एक अजीब सा जो होता है ब्रेसलेट होता है और वह कह रहा होता है कि मौत मेरे दरवाजे पर खड़ी है और मुझे पछतावे के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है। और तभी हम देखते हैं उसके उस ब्रेसलेट को जो कि वहाँ पर लाइटनिंग के साथ चमकती है और वह कहता है कि दूसरों से हमारी रक्षा करने में भी मैं यहाँ पर एक भिखारी की तरह था, बिल्कुल कमज़ोर था। मुझे हम सब की रक्षा करने के लिए और ज़्यादा शायद शक्तिशाली होने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने की। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान को, वहाँ पर कुछ आवाज़ें गूंजती है और कहता है कोई, ओए जिन, आखिरकार तुम्हारे पास अभी भी मौका है, उठ और लड़ मुझसे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई कहे जा रहा होता है कि क्या ये कमीना सचमुच में कहीं बेहोश तो नहीं हो गया। और हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पर अपने डंडे से इसके सर पर मार रहा होता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये इडियट कहीं सचमुच में अपने जूनियर से भी ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है या डर के मारे यहाँ बेहोश हो चुका है। और हम देखते हैं यहाँ पर जिन के हाथों में मतलब कि एक स्वॉर्ड होती है और वह कह रहा होता है कि डैमेज, आखिरकार मुझे क्या महसूस हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द क्यों फील हो रहा है, आखिरकार ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ बेकार है, कहीं मैं नर्क में तो नहीं आ गया। और हम देखते इस तरीके से वह कांपते हुए चीख पड़ता है, कहता है बहुत दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन। और हम देखते हैं इस तरीके से अकबका रहा होता है तो सभी लोग यहाँ पे कहते हैं ये क्या हुआ इसे। और यह हैरानी के साथ सामने की ओर देखता है तो इसके सामने एक बंदा लठ लेकर खड़ा होता है, एक स्वॉर्ड की लकड़ी को लेकर, और वहाँ हंस रहा होता है। और यहाँ पर जिन कहता है ये क्या, ये जगह तो मेरी तायुल सेक्ट की ट्रेनिंग मतलब एरिना है, ट्रेनिंग ग्राउंड है। और हम देखते हैं इसके दो जूनियर जो होते हैं जिसमें से एक को कूट कर यहाँ पर इसके माथे पर टपली फुला दी गई होती है और इसके बगल में एक जूनियर लड़की भी होती है जो जिसे देखने के साथ ये कहता है कि तुम सभी यहाँ पर मौजूद हो। और हम देखते हैं वह तेजी के साथ जाते के साथ इन्हें कस से गले से झपेट लेता है, गले से लपेट लेता है और इनकी मौतों को यह याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि जूनियर, लिटिल जूनियर, मैं तुम्हारी उस समय जान नहीं बचा पाया, चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। और हम देखते हैं यहाँ पर फिलहाल ये जूनियर जो होती है पिंक बाल, ये कह रही होती है कि सीनियर आखिरकार आप कर क्या रहे हैं, आपको हुआ क्या है। और हम देखते हैं यहाँ पर वह फिर अपने उस दूसरे जूनियर की ओर देखता है तो वह भी वहाँ पर कह रहा होता है कि क्या हुआ सीनियर ब्रदर, क्या कुछ गड़बड़ है। और वह इसकी मौत को भी याद कर रहा होता है, इसका नाम कहता है ये बेवकूफ़ गयूम पियो, आखिरकार यह भी यहाँ पर मौजूद है मेरी यादों में, डैमिड क्या यह सब कुछ मौत से पहले होता है। और हम देखते हैं वह अपने और भी छोटे छोटे जूनियर्स को देख रहा होता है और वह कह रहा था वहाँ पर उसके जो जूनियर होते हुए रोते हुए कह रहे थे बड़े भाई को आखिरकार क्या हुआ, वो फिर से अजीब हरकतें कर रहे हैं। कोई कहता है क्या चल रहा है, क्या वह कहीं किसी तरीके का फिर से प्रैंक करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं।
तो एक कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर जिन को आखिरकार क्या हुआ, ये फिर से अजीब हरकतें कर रहे हैं। और यहाँ जिन अपने मन में कहता है कि तायुल सेक्ट मेरे जूनियरों का एक सेक्ट है जहाँ पर हम सभी रहा करते थे, और वो अभी भी गले लगाए होता है। और ये दोनों कहते हैं क्या हुआ, क्या ये रो रहा है? और हम देखते हैं यहाँ पर जिन कह रहा होता है मेरी याददाश्त अभी भी धुंधली है, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी अपनी धुंधली यादों में देख सकता हूँ, यह इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है जूनियर। और हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों अपने आपस में डिस्कशन करते हैं क्या हो रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है। और वह यहाँ पर अपनी इस जूनियर को, मतलब कि इसका नाम अभी तक नहीं बताया गया है, ठीक है, आगे पता चलेगा। तो अपने इस जूनियर के फेस को टच करते हुए और इसके गालों को क्लिक करते हुए कह रहा होता है वैसे तुम जब छोटी थी तो सचमुच में काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। मैंने उस समय नोटिस नहीं किया क्योंकि हम हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और मैं तुम्हें हमेशा मतलब तुम हमेशा मुझे पीटती रहती थी। सचमुच में लिटिल जूनियर, मैं तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारी बकबक अब मैं कई बार सुनना चाहता हूँ। मुझ वो तुम्हारी बकबकें यादें मुझे याद आ रही हैं। और वह अपने उस जूनियर ब्रदर को भी गालों को चिचड़ते हुए कहता है कि जब हम छोटे थे तो तुम पर मैं हमेशा गुस्सा करता करता था क्योंकि गेम पियो तुम हमेशा बिस्तर गीला कर देते थे। अगर मैं पीछे जाकर इन सभी चीज़ों को वापस से दोहरा पाता तो मैं तुम्हारे साथ उन गीले बिस्तरों को हजारों बार धोने को तैयार होता। तभी हम देखते हैं इस तक यहाँ पर आवाज़ आती है अबे ओए जिन सोबून, बट हम देखते हुए उन्हें इग्नोर कर हाथों को ऊपर करके कहे जा रहा होता है यह सोचकर खुशी होती है कि मरने से पहले मुझे यहाँ पर तुम लोगों को चेहरों को देखने का मौका मिला। यह धुंधली यादें सचमुच में बहुत ही ज़्यादा शानदार और अच्छी हैं। बट हम देखते हैं पीछे वो लठ पकड़ा बंदा करा होता है, सोड पकड़े वाला, वो करा होता है अबे क्या तू पागल हो चुका है? मुकाबले से डर कर कहीं तू पागल भरे नाटक तो नहीं करने की कोशिश कर रहा है कि तू पागल हो चुका है, लड़ नहीं सकता है? अगर तू यहाँ पर अपनी तलवार नहीं उठाएगा तो याद रख तेरे यहाँ पर होनहार जो जूनियर्स है उनको मेरा मुकाबला करना होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिनका मुंह बन जाता है, कहते हैं मेरी इन धुंधलों यादों में कोई और नहीं तो साला ये बंदा, ये तो मेरे साथ क्रुएलिटी है, इसकी याद मुझे क्यों आ रही है? ये आदमी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं यह बस हंसे जा रहा होता है। इसके बारे में राइटर के बारे में बताया जाता है इसका नाम है गे चियोल योंग, मैं डायरेक्ट इसको गे कहूँगा, शकल से भी वैसा है। और ये कह रहा होता है इसके बारे में और भी बातें बताए जाते हैं कि यह गे रियोन व्यापारी समूह का प्रतिभाशाली यंग मास्टर है और यह यहाँ पर तायुल सेक्ट में जो प्रवेश पाया है घूस देकर पाया है। और यह कह रहा होता है फिर भी आपकी इस मुकाबले से बच नहीं सकते हैं, इसलिए अपनी तलवार उठाओ और मेरे साथ लड़ो। और बताता है राइटर कि इस कमीने ने अपने बाप के संपत्ति के आड़े में आकर इस छोटे से तायुल सेक्ट में, ये जो सेक्ट होते हैं ना भाई, एक गांव का छोटा सा ट्रेनिंग स्कूल होता है जहाँ पर सभी बच्चे जाकर ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। और ये कह रहा होता है कि इसने यहाँ पर इस सेक्ट में कई सारे इसके बाप ने मतलब संपत्ति दी है ताकि यहाँ के लोगों का खाना पीना चलता रह सके, डोनेशन वगैरह किया है, जिसकी वजह से यह यहाँ पर दाखिला लिया है। और इसकी वजह से यहाँ पर इस पर कोई पलट कर वार नहीं करता है, इसके खिलाफ नहीं जाता है, चुपचाप सभी लोग इससे बस मार खाते रहते हैं और ये तंग करते रहता है। तो यहाँ पर जिन अपने स्वॉर्ड के पकड़े हुए कहता है ठीक है अगर आपको इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है तो चलो। और वह हम देखते हैं अपने मुँह पर लगे ब्लड को पोंछते हुए, लगता है इससे पहले इसकी कुटाई हुई है, और यहाँ पर मुँह को ब्लड को पोंछते हुए हंसते हुए कहता है कि चूंकि मेरी धुंधली से यादों में मुझे हेवन तुम्हें पीटने का एक मौका दे रहा है तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर इस चीज़ को मना नहीं करूँगा, क्यों ना कुछ पुराने हिसाब किताब यहाँ पर निपटा लिए जाएं। और हम देखते हैं सुनने के साथ वो अगला बंदा गुस्सा आ जाता है, दांत पीसते हुए तेजी से बढ़ते हुए अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है यू एरोगेंट बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे लड़ेगा? और हम देखते हैं इसे तेजी से आते वक्त बस यहाँ पर जिन शांति से इसके टेक्निक्स को देख रहा होता है और इसके फुटवर्क टेक्निक्स को और इसके शॉर्ट टेक्निक को देखकर कहता है कि तलवारबाजी की एक ऐसी टेक्निक जिसने मेरे पिछले जन्म में मुझे अनगिनत बार पीटा है, यह थर्ड ग्रेटनेस ग्लोरी स्वॉर्ड आर्ट है, जिसे यहाँ पर इसके बाप ने, इस गेरियोन के बाप ने यहाँ पर एक मतलब कि वह व्यापारी है तो वहाँ बाहर की ओर से इस तरीके के मार्शल आर्ट को लाकर इसे सौंपा है। और इसने इस मार्शल आर्ट के को उपयोग करते हुए अनगिनत बार मुझे पीटा है, क्योंकि इस मार्शल आर्ट का मुकाबला करने के लिए हमारे इस सेक्ट में अभी तक कोई टेक्निक बनी नहीं है। और हम देखते हैं ये तेजी के साथ अपने उस वोट को जिन के आंखों पर ले जाता है और जिन कहता है इसके अलावा चूंकि यह जानबूझकर आंखों को मतलब ये टेक्निक है आंखों पर अटैक करती है तो हमारे तेरुल सेक्ट में जो शिष्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इससे बचने के लिए हड़बड़ा जाते हैं और इस टेक्निक का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तुरंत के तुरंत इसे टैकल नहीं कर पाते हैं। इस हमले से बचने का क्षमता सिर्फ यहाँ पर के मास्टरों के पास ही है। और हम देखते हैं तुरंत ही वह यहाँ पर जो बच्चे होते हैं आँख मूंद लेते कहते हैं नहीं, लेकिन यहाँ जिन कहता है हाउ एवर, लेकिन अभी। और हम देखते हुए तुरंत ही अपने फेस को साइड की ओर करता है खड़े के चस्के तस में ही, और उस अटैक से अच्छी इस तरीके से बचते हुए कहता है कि इन पागल शैतानी बदमाशों को अब यहाँ पर इसकी तुलना मेरी टेक्निक से तो नहीं की जा सकती है ना। और हम देखते हैं बंदा हैरान हो जाता है, कहता है कि व्हाट, ये क्या, यह किस तरीके की टेक्निक है। और हम देखते हैं जिन अपनी मेमोरी में याद करता है जब वो उन सभी सेक्ट के टेक्निकों को याद कर रहा था और वह कह रहा होता है मुझे
इससे बड़ी मुश्किल से याद करना पड़ा था। मैंने हज़ारों टेक्निकों को याद किया है और उनमें से यह भी टेक्निक शामिल है, इसलिए मैं इस टेक्निक की हर एक परत को एक पेज की तरह पलटते हुए देख सकता हूँ, हर एक स्टेप को पहचान सकता हूँ और वह यहाँ पर देख पा रहा होता है कि यह बंदा किस तरीके से अपनी टेक्निक को चलने वाला है, किस तरीके से इसकी ओर आने वाला है। और जिन इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहता है, इसलिए मैं इससे आसानी तरीके से बचते हुए इस पर एक वार भी कर सकता हूँ। और वह अपनी एक लेज़र हेवन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस टेक्निक के साथ ही इसे मारते हुए आगे की ओर गुजरते हुए कहता है कि द फर्स्ट फॉर्म। और हम देखते हैं इस फर्स्ट फॉर्म के साथ ही इस बंदे के यहाँ पर मुंह से खून के मतलब एक चीख निकलती है खून के साथ, और ये अपने मन में कहता है, डैम, इस लिटिल बास्टर्ड के पास इस तरीके की टेक्निक और इस तरीके की सेंसेस, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर जिन पलट कर देखते हुए अपने होठों को कसकर सारे कमीने। और हम देखते हैं इस तरीके से वह इसके सर पर बजाने को तैयार होता है, अपने कहता है कि हम अपनी लेजर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक के साथ इस टेक्निक का मुकाबला कर सकते हैं। और हम देखते हैं वह इसके खोपड़ी पर कम से कम 3 बार दे मारता है एकदम धन धन करके और इसकी खोपड़ी के चिथड़े उड़ा देता है, क्योंकि ये बंदा तो अपने मन में सोच रहा है कि भाई मैं तो सपने में हूँ, इसकी तो अच्छी से बजा सकता हूँ, इसलिए अभी भी यहाँ पर इसे बस ठोके जा रहा होता है इसके सर पर। कहता है ये तो वाकई काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेक्सिंग है, मतलब कि क्या कहते हैं, रिफ्रेशिंग, अरे यार ताजगी भरी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करवा रही है। और यह कहने के साथ वो अपनी टेक्निक को वहीं पर रोक देता है और हम देखते हैं इस बंदे की जो हालत होती है बुरी होती है, वह खड़े खड़े लड़खड़ा रहा होता है और जिन होता है वैसी को और देख रहा होता है। लेकिन इसके जो जूनियर्स होते हैं वह ये सभी सीन्स को देखकर हैरान हो चुके होते हैं, घबरा चुके होते हैं कि साले जिन सोउन तूने ये किया क्या। और इस तक ये लोग कह भी रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस घटिया किस्म की छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसका सर फोड़ने का। क्या तुम नहीं जानते कि यह रियोन समूह का सबसे बड़ा बेटा है, यह मुखिया का बेटा है। और हम देखते हैं बंदा चिल्लाते हुए भी कहता है कि साले तेरी इतनी हिम्मत की मेरी सर पर टपली बजाई, वो भी अपनी इस वर्ड से, अब इस चीज़ को झेलने के लिए तैयार हो जा। और हम देखते हैं यह कहने के साथ वो उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन धूम से सीधे ज़मीन पर गिर जाता है। और ये देखकर जिन कहता है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और हम देखते हैं यहाँ छोटे बच्चे डर जाते हैं और फिर अचानक से वो कहता है, वो सीनियर ब्रदर जिनवॉन, मुझे पता नहीं था कि आप ब्रदर इतने ज़्यादा कमाल के हैं। एक बच्चा तो कहता है कि अगर आप यहाँ पर मेरी टोपी भी अब दोबारा चुरा लेते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा, मैं आपको इस सीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और कोई कह रहा होता है कि मुझे सचमुच में माफ़ कर देना, मैं अभी तक सोच रहा था आप पैथेटिक और काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं, लेकिन आप तो काफ़ी कूल हैं। और हम देखते हैं अब जिन जो होता है वो कि बड़ी मुश्किल से अपनी स्माइल को संभाल रहा होता है और वह हंसते हुए तिरछी हंसी करता है कि साला सचमुच में मज़ा आ गया, मरने से पहले यहाँ पर इस गे को पीटना कितना ज़्यादा अच्छा फीलिंग मुझे दिला रहा है। हे भगवान, अब मुझे इस दुनिया के अलावा और कहीं भी तुम ले जाओ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। अब इस चीज़ को मैं छोड़ सकता हूँ, इस दुनिया से अलविदा कह सकता हूँ, इसलिए मुझे इन यादों से अब बाहर निकाल लो। लेकिन हम तभी देखते हैं इसके थोबड़े पर पड़ती है एक ज़ोरदार की घूंसे और हम कहते हैं इस धुंधली याद में आखिरकार ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर इसकी जो जूनियर सिस्टर होती है वह कहती है, यार तुम पागल हो चुके हो, आखिरकार तुमने उसे मारा क्यों भी इस तरीके से, क्या तुम भूल चुके हो कि वह गे रियोन व्यापारी गिल्ड का बेटा है। आखिरकार अगर तुम उसे यहाँ पर इस तरीके से चोट पहुँचाओगे तो फिर क्या होगा, तुम जानते हो वे लोग हमें यहाँ पर कोई रिसोर्स नहीं देंगे। और क्या तुम यहाँ पर सीनियर ब्रदर गे को इस तरीके से पीटने की बेवकूफ़ी भी कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल चुके हो। और यहाँ जिन कह रहा होता है, यार ये तो दर्द कर रहा है। और वहाँ पर जो होती है जूनियर सिस्टर वह चिल्लाई जा रही होती है, कह रही होती है कि जूनियर छात्रों के बारे में सोचो, उन्हें 2 वक्त का सिर्फ खाना मिल पाता है क्योंकि ये लोग यहाँ पर अपनी डोनेशन करते हैं। अगर ये भी यहाँ से चले जाएंगे और हमारे से कुछ डोनेट नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या तुम इन सभी चीज़ों की जिम्मेवारी लेते हो। तो जिन कहता है ये क्या, मेरी ये धुंधली यादों में ये चीज़ें तो नहीं थी। और वह यहाँ पर इसी तरीके से हैरान हो रहा होता है। ये कहती है कि जूनियर सिस्टर, क्या तुम यहाँ पर कोई बकवास कर रहे हो कमीने। और यह कहकर खींच कर उसके थोबड़े पर फिर से एक मुक्का मारते हुए कहती है कि तू साले अभी भी यहाँ पर बकवास किए जा रहा है। और हम देखते हैं इस जोरदार खींच के मुक्के वाले वार के साथ यहाँ जिन सीधे यहाँ ज़मीन पर लेट चुका होता है और इसकी बॉडी से इसकी आत्मा निकल चुकी होती है। और वे कहते हैं ये क्या सीनियर ब्रदर जिन को क्या हुआ, क्या तुमने उसकी यहाँ पर हत्या कर दी है। और जिन यहाँ पर बेहोश होते हुए कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है, क्या मैं अपनी यहाँ पर पास्ट में लौट आया हूँ। उसके थोड़ी देर बाद हमें मेडिकल रूम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो लेटा हुआ एक हर्ब को चबा रहा होता है, कर रहा था तो यह सब कुछ इस तरीके से चल रहा है। और वो अपने मन में बड़बड़ाए जा रहा होता है कि जब साला मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं यहाँ के अस्पताल के इस बिस्तर में पड़ा हुआ था। ऐसा लगता है कि लिटिल जूनियर ने जो पंच मारा वह काफ़ी तगड़ी थी। और अब इस सभी दौरान मैं जब तक यहाँ पर लेटा हुआ हूँ तब तक मैं सोचूं आखिरकार मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो साला डिमोनिक कल्ट वालों ने एंट्री मारी और
हमारे मुरीम एलायंस के साथ फाइट कर कर हमारे इस गठबंधन को, इस ब्रांच को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और हरा दिया था। और उनके साथ फाइट हारने के बाद हमारी बहुत बुरी हालत हो गई। और हमारा जो ये तायुल सेक्ट था, जो कि मुरीम एलायंस का एक छोटा सा ब्रांच है, मिनी ब्रांच है, हमारे यहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती फाइट में धकेला गया। और जो कि मैं था, इन लोगों के बीच में मेरी याददाश्त काफ़ी असामान्य अच्छी थी, मतलब कि बाकी लोगों से काफ़ी अच्छी मेमोरी पावर थी, पढ़ाई लिखाई में मैं बढ़िया था। तो इसी वजह से सालों ने मुझे यहाँ पर पुस्तकालय में भिजवा कर उनकी मार्शल आर्टों को याद करवाया और कहीं और दूर दराज एरिया में जाकर उन्हें फिर से लिखने की रिक्वायरमेंट मांगी। और मेरे साथ और भी कई सारे लोग भी थे। और उस समय के एक सीन को हम देखते हैं, जहाँ पर जिन की नाकों से खून बह रही होती है, फिर भी वह कह रहा होता है, मैं और भी याद कर सकता हूँ। नहीं, मुरीम एलायंस के मैं सभी किताब, सभी दस्तावेज, उन्हें बिना उनकी एक अक्षर छोड़े मैं अपने दिमाग में दर्ज कर सकता हूँ। और वह यहाँ पर किसी के सामने घुटने के बल बैठा होता कर रहा होता है, बस बदले में मेरे जो जूनियर्स हैं, जिन्हें फाइटिंग एरिया में भेजा गया है, उन्हें बस लड़ाई से दूर रखो, उन्हें वापस यहाँ पर ले आओ। और वह कहता है कि हालांकि मेरी इन यादों को देखा जाए और जो भी कुछ भी मैंने किया, उसका भलाई मुझे इस तरीके से दिया गया कि मुझे एक मतलब कि ऐसे, मतलब कि उनकी जो याददाश्तों थी, उनकी जो काम कल्टीवेशन थी, उनको याद करके लिख कर काम करवा कर उसके बाद मुझे इस तरीके के व्यक्ति के तौर पर देखा गया जो कभी भी गद्दारी कर सकता था। और उन्होंने मेरे इस भलाई का ऐसा सिला दिया, वो भी मुझे मार कर। आखिरकार मेरी जो याददाश्त की शक्ति थी, वही मेरे लिए एक शराब की शक्ति बनी। और जब मुझे मरते वक्त बेहोशी हुई और जब मेरी अगली बार आँख खुली, तो मैं वापस से यहाँ पर अपने इस सेक्ट में के पास्ट में 20 साल पहले की स्थिति में मौजूद था। और इन सभी चीज़ों के साथ साथ मेरे पास मार्शल आर्ट के वे सारे टेक्निक्स की याददाश्त मौजूद थी जो मैंने याद की थी। और उसके सहायता मैंने, और हम देखते हुए अभी हर चबा रहा होता है और अपनी छाती खुजलाते हुए कह रहा होता है कि हालांकि मैंने उसके बदौलत यहाँ पर उस गे को हराने में सक्षम रहा, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि 20 साल पहले मैं तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और पहले भी था 20 साल पहले वाला भी। बस ये पढ़ाई में अच्छा था, मेमोरी पावर बढ़िया थी, बट कल्टीवेशन बाबा घंटा गोपाल था। और ये अपनी ब्रेसलेट को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, अब सोचूं तो लगता है मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर, जो मैं यहाँ पास में आया तो मेरे कपड़े वगैरह सब कुछ बदल चुके हैं, मेरी बॉडी बदल चुकी है, जैसी पहली थी वैसी हो चुकी है। लेकिन मेरे साथ ये ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट, हालांकि मुझे इसे ग्रीन कहना चाहिए, साला ग्रीन है, बट नाम राइटर ने ब्लू दिया है। और वह कह रहा होता है कि मेरे साथ सिर्फ यह ब्रेसलेट ही मेरे पास्ट में आई है। यह जो ब्रेसलेट है, यह डिमोनिक कल्ट के प्रोटेक्टर धर्मा किंग की है। उस शैतान को मारते वक्त, उस शैतान को हराने के बाद मैंने इसे एक निशानी के तौर पर उनसे ले लिया था। हालांकि जब मैं एकदम मर रहा था, आखिरी सांस ले रहा था, तभी मैंने देखा था कि मेरी यह ब्रेसलेट अचानक से चमक रही थी, तेज़ी से इसमें चमक आ रही थी। क्या इन सभी चीज़ों का रिलेशन किसी भी तरीके से इस ब्रेसलेट से हो सकता है? क्या मैं अतीत में लौट आया हूँ, वो भी इस ब्रेसलेट की वजह से? तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके लेटे हुए कमरे में एक आवाज़ आती है, उस कमीने जीवन को बाहर निकालो, अभी के अभी उस जिन को बाहर आने को कहो। और हम देखते हैं जिन उठकर सामने के दरवाजे की ओर देखता है, और दरवाजे के बाहर के हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेक्ट लीडर होते हैं इस सेक्ट के, और उसके साथ में वह गे का बाप होता है, जो कि एक मर्चेंट है, जो यहाँ फंडिंग बढ़िया अच्छा खासा करता है, उसी से यहाँ के सेक्ट की खाना पीना चलती है। और यह धमकाते हुए कह रहा होता है, मैं उस बदमाश को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इस तरीके से मारने की। यहाँ सेक्ट लीडर कह रहे थे, मुझे इसके लिए माफ़ कर दे, वह बहुत ज़्यादा ही लापरवाह है, मुझे इस मतलब कि अगली बार उस सोहन को बहुत अच्छे तरीके से डांटूंगा, ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। और हम देखते हैं जिन अपने कमरे में बैठे हुए अपने मन में कहता है, ये तो सेक्ट लीडर की आवाज़ है। और सेक्ट लीडर वहाँ पर कहे जा रहे होते हैं कि इस बार के लिए उसे छोड़ दें। हालांकि जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर उसका बाप जो होता है वो कह रहा होता है, अगर मैं यहाँ पर फंडिंग ना दूँ तो तुम लोगों का गुजारा भी नहीं होगा, 1 महीने के अंदर ही तुम लोग यहाँ पर बर्बाद हो जाओगे। इसके बावजूद उसकी हिम्मत, सेक्ट लीडर फिर भी कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ, मुझे यह बात अच्छी तरह से पता है, गैर यौन व्यापारिक समूह के साथ सहायता से ही हमारी यह सेक्ट चल रही है। और लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को अभी जाने दे, वह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घायल है, वह अभी मार खाया है और फिलहाल बेहोश है, और वह यहाँ पर इलाज करवा रहा है, उसकी भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए इस बार के लिए उसे माफ़ कर दें। तो हम देखते हुए व्यापारी कह रहा होता है कि उस जीवन सोहन नाम के बदमाश को कभी भी यहाँ पर डांटने के लिए मत भूलना, अब वो हमेशा यहाँ पर मुझसे डांट खाएगा। और यहाँ पर जिन इन सभी को देखकर अपने मन में कह रहा था, वह दूसरा व्यक्ति साला उस गे का बाप है, जो कि यहाँ पर आकर इस तरीके से रौब झाड़ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हुए व्यापारी को कहे जा रहा होता है कि वह तुच्छ देहाती, अपनी औकात को उसकी पता नहीं है कि क्या है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे व्यापारी के बेटे को एक मतलब कि घटिया चाल के साथ मारने की, और उसकी इतनी हिम्मत कि वह इस तरीके से यहाँ पर अपना हद पार करेगा, वह देहाती, अपनी उसकी जगह उसे मालूम होनी चाहिए। तो हम देखते सेक्रेटरी कह रहे थे, हाँ ठीक है, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ इन चीज़ों के लिए। और फिर जिन यहाँ पर अपनी यादों में खो जाता है और वह कह रहा होता है कि एक दूसरा लाइफ, क्या मुझे एक सेकेंड लाइफ मिली है यहाँ पर? सभी चीज़ें रियल हैं, सभी चीज़ें मैं फ़ील कर सकता हूँ और सभी स्थितियों को समझ भी सकता हूँ। और वह अपनी इन सभी चीज़ों को याद करने के बाद उस हर्ब के टुकड़े को, मतलब वो डंडी को तोड़ते हुए और उठते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहता है,
तो बात ऐसी है, मुझे एक सेकंड लाइफ मिली है, वो भी अपनी पास्ट की। अच्छा है, तो अब जमकर हंगामा मचाने का समय आ चुका है। और इस तरीके से वो कूल पोज़ देकर वहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट कर बाहर की ओर आ जाता है, जहाँ पर सेक्ट लीडर उस व्यापारी को भेजते हुए कह रहे होते हैं कि इस मामले में इतनी उदारता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट हम देखते हैं ये साला घमंडी अभी भी कह रहा था, सिर्फ इस बार मैं जाने दे रहा हूँ, अगली बार बिल्कुल नहीं। और इसके बारे में तो तुम लोग को पता है, राइटर फिर भी बता रहा है कि इसका नाम गे रियोन मर्चेंट ग्रुप गे योन सेयोक है, और उस गे का बाप है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रास्ते पर जा ही रहा होता है कि वहीं की छत पर वहाँ पर जिन खड़ा होता है, और वहाँ कहता है कि मैंने सुना कि तुम मुझे बेसब्री से ढूंढ रहे हो। हेलो, आखिरकार आप कैसे हैं? मैं एक साधारण सा देहाती जिन सोवून हूँ। तो हम देखते हैं ये सुनने के साथ और इस तरीके से देखते के साथ वो हैरान हो जाते, कहते साला ये कहाँ से अचानक आ गया? और वो कहता है जिन, वो तुम ही है, तू ही वो कमीना है जिसने मेरे बेटे को यहाँ पर एक घटिया चाल के साथ पीटने की हिम्मत की है। यू लिटिल पंक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? हम देखते हैं जिन कहता है, "हाँ, आखिरकार तुम किसे यहाँ पर गुंडा कह रहे हो? इस तरीके से तुम मुझे लिटिल पंक अगर बुला रहे हो, हरामी वगैरह सब बोल रहे हो, क्या ये सब कहना तुम्हें सूट भी करता है? क्योंकि तुम्हारा बेटा और मैं लगभग एक ही उम्र के बराबर के हैं, और वो मुझसे हार जाता है, तो इसका मतलब क्या वो भी वही है?" और हम देखते हैं इस तरीके से उसे बोलते हुए देख, यहाँ पर ये जो होता है बहुत अजीब तरीके से घूर कर यहाँ पर इसे देखे जा रहा होता है। और हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपनी चतुर चालें चलते हुए जिन हाथ मलते हुए कहता है कि ओह सही, मैं पीछे हट गया। और वह कहता है खैर खैर खैर, यहाँ पर स्पैरिंग मैच के दौरान एक बार सिर पर चोट लगने पर इतना हंगामा तुम मचा रहे हो, मुझे लगता है कि जब मेरे बड़े भाई गे यहाँ पर मुरीम अलायंस में पर एंट्रेंस प्राप्त कर लेंगे, वहाँ पर शामिल हो जाएंगे, तो क्या तुम वहाँ पर भी जाकर इसी तरीके से हंगामा मचाने की सोच रहे हो जब उसे चोट लगेगी? तो यह सुनकर यह व्यापारी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा? स्पेयरिंग मैच? यहाँ पर तुमने कायरतापूर्ण चाल चली है और उसका सर को फोड़ दिया है। इसके अलावा जो चियोल योंग कोई बच्चा नहीं है, गे 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 चियोल योंग, जिसके पास यहाँ पर तुम्हारे जैसे तायुल सेक्ट के टेक्निक से जो भी हैं स्वord वगैरह, उनसे बचने की उसको मतलब तरीके मालूम ना हो। बस तुमने यहाँ पर एक घटिया चाल चली और उसे उस तरीके से चोट पहुँचाई है जानबूझकर। हम देखते हैं जिनका, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन उन 10 जूनियरों का क्या जिसको तुम्हारे बेटे ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया? वो भी अभी तक बिस्तर में पड़े हुए हैं। क्या तुम उनके हिसाब से यह कहना चाहोगे कि तुम्हारा बेटा जो है वो भी घटिया चालें चलता है और घटिया तरीके से मुकाबला करता है? और फिर जिन इसे घूर कर देखते हुए कहता है कि यह सोचना ही गलत है कि तुम यह उम्मीद करते हो कि तुम्हारा बेटा मुरीम अलायंस में शामिल हो पाएगा, मुरीम अलायंस के एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम में प्रवेश कर पाएगा। वह एक लोअर दर्जे के देहाती के वार को भी नहीं संभाल सकता है, तो वह मुरीम अलायंस में क्या ही कर पाएगा, क्या ही कबाड़ पाएगा? तुम्हारे सपने तो वाकई बेफालतू हैं। और हम देखते हैं जी इनको इस तरीके से बेबाक होकर बोलते हुए देखिए किसका गुस्सा आपा खोया जा रहा होता है। कहता है ये लिटिल पंक, तुम्हारी हिम्मत ऐसे कैसे हुई? और पीछे वाला सर्वेंट कह रहा था, मास्टर रुक जाइए, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। और हम देखते हैं जाकर सीधे जिन के कॉलर को पकड़ लेता, कहता है तू साले एरोगेंट, आखिरकार तू इतनी एरोगेंसी दिखा कहाँ से रहा है? क्या तू यहाँ पर सभी चीज़ों की जिम्मेवारी लेगा? अगर मैं यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर व्यापारिक गिल्ड है वो तुम्हारे तायुल सेक्ट को यहाँ पर जो फंडिंग करता है उसे बंद कर दे, तो अगले ही दिन तुम लोग खाना तक नहीं खा पाओगे। हम देखते हैं यहाँ पर जिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम कहना चाहते हो कि क्या मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा? और हम देखते हैं या और भी अजीब तरीके से शैतान की तरह हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, क्या तू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा? हालांकि तेरा यह तायुल जो सेक्ट है वह यहाँ पर 108 पीक्स का हिस्सा है, 108 चोटियों का। इट मीन्स कि ये जो है मतलब कि घाटियाँ हैं 108, और उनमें 108 है जो है मुरीम अलायंस के छोटे छोटे ब्रांचेज हैं। हालांकि तुम्हारे यहाँ से जो है आसानी से इस सेक्ट के अलावे मैं दूसरे सेक्ट में अपने बेटे का दाखिला करवा सकता हूँ अपनी संपत्ति के मुकाबले। क्या तुम यहाँ पर उसके बाद अपने सेक्ट को चला पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से चले जाए तो तुम लोगों के पास खाना खाने की भी पैसा होगी? अगले ही दिन तुम लोग चिंता से ही मर जाओगे। और फिर हमें यहाँ राइटर के द्वारा कुछ बताया जाता है कि जो 108 चोटियाँ हैं वह शब्द दरअसल मुरीम अलायंस के ब्रांचेज को दिया जाता है कि 108 ब्रांचेज हैं और जो कि पहाड़ों में बसती हैं, और यह तायोल सेक्ट है उनमें से एक है। और 108वें नंबर पर आने का मतलब है कि यह एक थर्ड ग्रेड की सेक्ट है, लेकिन यह भी मुरीम अलायंस से जुड़ी हुई है नाम मात्र की। हालांकि मुरीम अलायंस से इन्हें कोई फंडिंग वगैरह कोई हेल्प वगैरह मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट वैसा मौजूद ही नहीं है। और एक बात यह भी है कि जो मुरीम अलायंस में मतलब कि जो ये जो पीक्स हैं, जो चोटियाँ हैं, इनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो ब्रांचेस है, हर ब्रांच से एक विद्यार्थी को यहाँ पर एक गोल्डन पास मिलता है, जिसके बदौलत तुम डायरेक्ट मुरीम अलायंस में बिना टेस्ट दिए उस एकेडमी में एंट्री प्राप्त
कर सकते हो। हर अलायंस से एक ऐसा बच्चा चूज़ किया जा सकता है जिसे ईज़िली तौर पर यहाँ पर मुरीम अलायंस के अंदर एंट्री मिल सकती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो गे का जो बाप है वह एक व्यापारी है, जो कि हमारे यहाँ पर उत्तराधिकारी स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि जो जिसका बाप दादा बेटा वैसा वहीं पर सेट में ही पढ़ता हो, उस टाइप का नहीं था। लेकिन इसने काफ़ी ज़्यादा घूस खिलवाया, पैसे-वैसे दिए और तब जाकर यहाँ पर काफ़ी फंडिंग वगैरह की। और हमने भी यहाँ पर ये हमारे जो सेक्ट लीडर थे उन्होंने भी जाकर मुरीम अलायंस में रिक्वेस्ट-विक्वेस्ट किया, तब जाकर इसके बेटे को यहाँ पर एंट्री यहाँ पर शामिल किया गया। लेकिन इसकी वजह से वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रूरता दिखाता है। इनकी फंडिंग जो आती है उसकी वजह से हमारा यहाँ पर भोजन और सभी चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये लोग जो इसका जो बेटा है वह यहाँ पर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ तबाही करते रहता है और हम इसे बस यहाँ पर सहते रहते हैं और देखते रहते हैं। इसके अलावे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमारा बस एक साधारण सा यहाँ पर यह सेक्ट है, लेकिन इस सेक्ट के इसी फ़ायदे के लिए ये बाप बेटे यहाँ पर जुड़ा हुए हैं। लेकिन हाउएवर और हम देखते हैं जिन इसके सामने तन कर खड़ा होता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आगे बढ़ो, आगे। तो हम देखते हैं सुनकर व्यापारी कहता है व्हाट, क्या कर रहा है? तो यहाँ पर जिन कहता है हँसते हुए, हाँ, हाँ, मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। आगे बढ़ो और अपने बेटे का जाओ और जाकर कहीं और दाखिला करवा लो। और वो उसके हाथ को, उस व्यापारी के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहता है, स्पेशली तौर पर जब यहाँ पर मुरीम अलायंस में शामिल होने के लिए सिर्फ 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है, तुम ऐसे समय पर चाहते हो कि तुम्हारे बेटे का एडमिशन किसी और अलायंस में हो जाएगा। 108 पीक्स के अलावे यहाँ पर तुम मतलब कि 108 जो चोटियाँ उन्हें छोड़कर यहाँ पर हमारे सेक्टर में आए हो, मतलब कि 108वें नंबर पर आए हो जो पीक पर मौजूद है, उसके यहाँ पर तुम अपने बेटे को एडमिशन करवाने के लिए आए हो। क्या मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? तुमने यहाँ पर जानबूझकर इतनी घटिया जगह पर अपने बेटे का एडमिशन करवाया है। इतनी सारी अच्छी जगहों को छोड़कर हमारे यहाँ पर एडमिशन करवाने का मतलब क्या है कि तुम बाकी जगह से रिजेक्ट कर दिए गए हो, तुम्हारे बेटे सहित और तुम्हारे पैसों के सहित। हम देखते हैं सब कुछ चीज़ों को सुनकर ये व्यापारी गुस्सा होकर कहता है, तू लिटिल पंक, तेरी इतनी हिम्मत, तू ऐसा बोलेगा? और यहाँ पर जिन जोता अपने मन में कहता है, मैंने अपने पिछले जीवन में गे रियोन व्यापारी समूह के हर एक इच्छा को पूरा किया है, लेकिन इस बार नहीं। और वह यहाँ पर इस व्यापारी की अंगूरी को चीपते हुए, दबाते हुए वहाँ पर उसे हटा रहा होता है। वह व्यापारी कह रहा था, तुम एरोगेंट घमंडी बच्चे, तुम्हारी हिम्मत ऐसी हो रही है? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं जो चाहूँ उस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ पर आजमाना चाहते हो? और हम देखते हो अपने हाथ को झटकते हुए कहता है कि खुद खुद तुम यहाँ पर अपने कब्र को खोद रहे हो। क्या तुमको एहसास भी है कि मुरीम अलायंस का जो ये तायुल सेक्ट है, यहाँ पर लोगों की कोई परवाह नहीं करता है। मुरीम अलायंस तुम जैसे लोगों के यहाँ पर ध्यान भी नहीं देता है, पलट कर भी नहीं देखता है तुम्हारे सेक्ट को। अगर हम यहाँ पर गे रियोन व्यापारी समूह यहाँ पर तुम्हारी मदद ना करें तो तुम कमीने यहाँ पर बर्बाद हो जाओगे। तो हम देखते हैं जिन यहाँ पर मन में कहता है, लेकिन मुरीम एकेडमी में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर, और हम देखते वह उसे घूर कर देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इन चीज़ों को कर सकते हो? अगर तायुल सेक्ट की एकमात्र ऐसी सेक्ट है जो यहाँ पर रियोन व्यापारी समूह को बचा सकता है, अगर हमारे यहाँ से तुम्हारे बेटे को एंट्री नहीं मिलती है तो तुम्हारा भी यहाँ पर जो मतलब कि खेला है वो ख़त्म हो जाएगा और तुम लोग भी यहाँ पर अपने व्यापार को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। मतलब कि भाई बेटे के पास पावर है तो बाप तो अच्छे तरीके से यहाँ पर सब कुछ कर सकता है ना। और हम ही लोग यहाँ तुम्हारे बेटे को रिजेक्ट कर देते तो साले जाओगे कहाँ से? और तुम्हारा बेटा पावरफुल बनेगा नहीं तो तुम अपने व्यापार को चलाओगे कैसे? और इन चीज़ों को सोचकर यहाँ पर यह व्यापारी दसकर दांत पीछे रह जाता है और वो कहता है, इसके पास इतनी कमीनी तरकीबें और ऐसी बातें आखिरकार आई कहाँ से? और जिन अपने मन में कहता है, आपके पास अपनी रक्षा करने की शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे कमीने हमेशा जो होते हैं यहाँ पर हम जैसों को निगलने के लिए तैयार होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर ये व्यापारी गुस्से में कह रहा था, तुम बदतमीज बच्चे, तुम पछताओगे, देख लेना। और हम देखते हैं जिन यहाँ पर सीरियस होते हुए जाते हुए कहता है, एक बार मौत के मुंह से वापस आने के बाद मैंने सीखा है। और हम देखते हुए कहता है, एक मिनट, मैंने ये सोचा नहीं कि मैंने आखिरकार क्या सीखा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सीधे शिफ्ट नेक्स्ट डे पर कर दिया जाता है और हम नेक्स्ट डे गुफा के सीन को देखते हैं, जिस गुफा के अंदर जिन जो होता है वह चले जा रहा होता है। वहाँ पर काफ़ी सारी मकड़ियों की जालें बनी हुई होती है और जिन कहता है कि फ़िलहाल मेरा सबसे बड़ा काम सिर्फ एक ही है, वो है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। और वह यहाँ पर गुफा को देखते हुए कह रहा होता है, लेकिन हमारी जो यहाँ पर तायुल सेक्ट की जो भी कल्टीवेशन टेक्निक है या फिर जो भी स्वॉर्ड आर्ट है वह उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं यहाँ पर खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकूँ और अपने लिए एक नया रास्ता क्रिएट कर सकूँ। हाउएवर जो भी हो, लेकिन मेरे पास अभी एक तरकीब मालूम है। मुझे एक मेडिसिन चाहिए जो कि असीम इंटरनल एनर्जी को अच्छे तरीके से बढ़ाती है। दरअसल वह एक पौराणिक आध्यात्मिक एलेक्जर है, वो भी 10,000 साल पुराना फायर जिनसिंग। और हमें उस पौधे को देख पा रहे होते हैं जो कि अजीब सा, मतलब अंगूर का पौधा लग रहा है मुझे यार, और ये कौन सा जिनसिंग है पता नहीं। और यहाँ पर जिन मुस्कुराते हुए कहता है, यो मेरे पास यहाँ पर फ़िलहाल के लिए पावर नहीं लेकिन मेमोरी तो है और मेरे पास वह सभी दस्तावेज़ों की जानकारी है जिनका इस्तेमाल करते हुए मैं खुद को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तो बना ही सकता हूँ। मेरे पास की वाई एनर्जी बहुत कम है लेकिन उसे बढ़ाने की मुझे अच्छी जानकारी मालूम है, सो आई कैन डू इट। और हम देखते हैं कि
एक अजीब से मकड़ी को जो बहुत बड़ा होता है और इसका सर साला उल्टा होता है, पता नहीं मकड़ी है चींटी है साला क्या मिक्सचर बना दिया है। और ये कह रहा होता है कि पुस्तक में यह चीज़ लिखी हुई थी, दर्ज थी कि आपको यहाँ पर आध्यात्मिक इलेक्जर को बनाने के लिए, अपनी मतलब एनर्जी बढ़ाने वाले इलेक्जर प्राप्त करने के लिए आपको ऐसी गुफा को खोजना होगा जहाँ पर एक फेस स्पाइडर हो। और हम देखते हैं जिन उसके बगल में ही खड़े छुप कर इन सभी चीज़ों को देख रहा था और कहता है, लेकिन साला समस्या यह है कि किताब में जिस तरीके से बताया गया था यह मकड़ी उससे भी ज़्यादा घिनौना है। और वह तभी सोचते हुए कहता है, लेकिन ठीक है, जो भी हो 10,000 साल पुराने फायर एलिमेंटल से भरपूर जिनसेंग को प्राप्त करने के लिए मुझे कदम तो उठाना ही होगा। और वह स्वॉर्ड लेकर तेजी से बढ़ते हुए कहता है, हमारे तायुल सेक्ट की लोअर स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक, और मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि एक ही बार में मैं तुझे वश में कर लूँगा। लेकिन हम फिर देखते हैं अगले ही पल वह तलवार फेंकते हुए कहता है, नहीं, मैं जानबूझकर अपनी कब्र तो नहीं खोद सकता हूँ। मैंने जैसे चीज़ें पढ़ी हैं उसके हिसाब से तो कम से कम मेरी स्वॉर्ड आर्ट तो इस पर कोई असर नहीं डालने वाली है। इनकी चमड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, मेरी आंतरिक एनर्जी भी इतनी नहीं है कि मेरी तलवार को और भी स्ट्रॉन्ग बनाकर इस पर वार कर सकूँ। यह सब कुछ बेकार होगा। किताबों में जो मैंने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ जीत हासिल करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। उस गेचियोल जैसे व्यक्ति से निपटने के लिए मेरे पास जो बुद्धि है वह काफ़ी हुई, तो अब यहाँ पर इस मकड़ी का भी मैं मतलब इस्तेमाल करूँगा अपनी ब्रेन से इससे निपटने का। और हम देखते हैं वहाँ पर वह फिर एक फायर लकड़ी को जलाता है और हंसते हुए डेविल की तरह कहता है कि अपने दिमाग का, लाखों किताबों का, मेमोरी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं इनसे निपट सकता हूँ। और हम देखते हैं उस फायर को जलाते हुए वो मकड़ी के वो जो जाले होते हैं उन्हें जला रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे एहसास है, मुझे मालूम है कि ये जो स्पाइडर होते हैं, इनकी जो ये स्पाइडर वेब्स होती हैं, इनकी जो होती है मतलब कि फायर एट्रीब्यूट वह काफ़ी ख़तरनाक होती है। इनमें आग बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी लगती है। और हम देखते हैं उसने जैसे वो आग लगाई होती है और मकड़ी जो अपने चारों ओर जाल बिछाया होता है वो अपने ही जाल में फंस जाता है। और यहाँ जिन कहता है कि मार्शल आर्ट और तलवारबाजी मुझसे तो यह नहीं होने वाली है फ़िलहाल, लेकिन मैं यहाँ पर इससे निपटने के लिए अपनी ब्रेन का यूज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वह फ्लेम जो होती है इस मकड़ी को भी जलाने लगती है और वह कहता है, यहाँ पर मायने रखता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली जीत, तुम किस तरीके से जीतते हो वह नहीं। और हम देखते हैं इन फायर के लपटों में वह मकड़ी सचमुच में जल रही होती है, चिल्ला रही होती है, चिंगार रही होती है। और ये बंदा फायर की लकड़ी लिए मस्त खड़ा होता है और अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, बहुत खूब, वेरी वेरी थैंक्स माई मेमोरी, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ें पता हैं कि यह जो स्पाइडर है ये इसे आसानी तरीके से जलाया जा सकता है। तुम मुरीम अलायंस के कमीनों, याद रखना मैं तुमसे बदला लेने के लिए जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा। और फिर हमें एक बुक को दिखाया जाता है और वो बताता है कि जियांगहू आध्यात्मिक इमोर्टल पुस्तक है यह। और इसके बारे में फ्लावर और वो मकड़ी दोनों होती है और दोनों के बारे में बताया जाता है। 10,000 साल पुराना जो फायर जिनसिंग है इसका प्रभाव नश्वर शरीर को, मटल की जो मोर्टल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी, उसे एक तरीके से आंतरिक एनर्जी प्राप्त करती है और एक इमोर्टल बॉडी में कन्वर्ट करती है। इट मीन्स की वाई एनर्जी को बढ़ाकर और नॉर्मल इंसान से तुम्हें ज़्यादा ताकतवर बनाती है। और जो यहाँ पर इसके साथ साथ जो यहाँ पर इस जिनसिंग का हमेशा प्रोटेक्ट करने वाला एक कीड़ा होता है वह यह मानव चेहरे वाला मकड़ी होता है। और एक आध्यात्मिक प्राणी जो कि एक बहुत ज़्यादा विषैला और उत्तरजीवित्व है, मतलब कि अम्लीय तरल छोड़ता है, मतलब कि इस पर वार नहीं कर पाया, पता नहीं साला जलकर मर गया बहुत ईजिली तरीके से। और वह कह रहा होता है कि इनकी खूबी होती है कि ये लोग एसिड वगैरह छोड़ते हैं, लेकिन उन एसिडों में भी आग बहुत जल्दी लगती है। इनकी जो बॉडी की कवच होती है वह हालांकि कठोर होती है और मजबूत होती है, लेकिन ये जलती बहुत तेज़ी से हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वह स्पाइडर तो जल भून के मरा पड़ा होता है और इसके थोबड़े पर यहाँ पर जिन ने अपनी स्वॉर्ड गार्ड रखी होती है। और उसके बाद हम देखते हैं उस जगह का सीन जहाँ पर जिनसिन रखी होती है, वह उस जगह से उस मिट्टी के टीले से वह जिनसिन जो होती है गायब होती है और उसके सामने जिन बैठा हुआ होता है और वह मस्त उस हर्ब को डकार रहा होता है, खा रहा होता है और उसको पचा रहा होता है। लेकिन तभी वह अचानक चिल्ला पड़ता है, कहता है, ओए माँ ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। और हम देखते हैं कि वह जिनसिन वहाँ से वो पूरे का पूरा गायब है, पत्ती वगैरह उसने कुछ नहीं छोड़ा। और वह कहता है, यह सोचकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है कि इस जैसे अनमोल खजाने को, इसके जड़ सहित सभी चीज़ों को मैंने खा लिया है, लेकिन केवल मेरी जो यहाँ पर आंतरिक एनर्जी है वह इतनी सी बड़ी है जितनी चींटी के बाल होती है। इतनी सी ताकत के साथ मैं करूँगा क्या? मेरे तो यहाँ पर बहुत ही घटिया तरीके की कल्टीवेशन है, जैसा मैंने उम्मीद किया था। यहाँ तो इस तरीके से मुझे मुरीम अलायंस से निपटने में कई सदकों मतलब सदक के अगला जन्म का जन्म लग जाएगा, लेकिन मैं उनसे कुछ निपट नहीं पाऊंगा। यह तो साला बाल बराबर भी मेरी पावर नहीं बढ़ी है। और हम देखते हुए यहाँ पर मतलब कि काफ़ी उदास जैसा हो जाता है, कहता है कि मैं यहाँ पर तायुल शेख की आखिरकार प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। और हताश होते हुए कह रहा होता है, भविष्य में घटी हुई घटनाओं को मैं आखिरकार कैसे बदलूंगा। और हम देखते हुए याद करता है जब उसके साथी मरे गए थे और वह कहता है कि ऑर्थोडॉक्स डिमोनी ग्रेट वॉर जब स्टार्ट हुई तो जो लोअर सेक्ट थे उन्हें यहाँ पर मांस की ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लोअर सेक्ट के जितने भी लोग थे उन्हें ज़बरदस्ती उस युद्ध में धकेला गया। और इस जीवन में मुझे यहाँ पर यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरे तायुल सेक्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं वह व्यर्थ की मौत ना मरे। लेकिन ऐसा करने के लिए
मुझे यहाँ पर इस ऑर्थोडॉक्स डिमोनिक ग्रेट वॉर को स्टार्ट होने से पहले मुरिम अलायंस का एक प्रमुख व्यक्ति मुझे बनना होगा। मुझे यहाँ पर मुरिम अलायंस के गठबंधन का एक खास व्यक्ति बनना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपने तायुल सेक्ट की प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। और वह फिर कहता है कि अपने उन साथी बच्चों को याद करते हुए कि मेरा पहला कदम 1 साल के भीतर मुरिम अलायंस के एकेडमी में एंट्री प्राप्त करना है। लेकिन इस रफ्तार से तो मैं एकेडमी में प्रवेश भी नहीं ले पाऊँगा। यदि ऐसा ही रहा तो। और हम देखते हुए काफ़ी घबराया होता है, कहता है कि मैं कुछ भी नहीं बदल पाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं बदल पाऊँगा, सारी चीज़ें फिर से दोहराई जाएँगी, सभी घटनाएँ उसी तरीके से घटित होंगी। और वह वहाँ पर हम देखते हैं पानी की बूंदें टपक रही होती हैं। वो कहता है कि सोचो, मुझे अपनी आंतरिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ और चीज़ों को सोचना होगा। मेरे पास इतनी सारी जानकारियाँ हैं, मुझे यहाँ पर कोई और तरकीब सोचनी होगी। तभी वह कहता है बिल्कुल सही, माउंट हुआ से गे चियोल का इलेक्चर वह इसी समय हुआ था। और वह यहाँ पर एक हुई घटना को याद करता है। वह कहता है हाँ, निश्चित तौर पर यह इसी टाइम के आसपास का टाइम था। अतीत में गे चियोल का जो बाप है उसने यहाँ पर इस गे के लिए एक खास माउंट हुआ सेक्ट का एक इलेक्जर मंगवाया था जिसे स्नो प्लम पील कहा जाता है। उसे खरीदने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा संपत्ति खर्च की थी। लेकिन जिस दिन चियोल को यह पल पील लेना था उसके एक दिन पहले ही वह पील उस जगह से गायब हो गई। और यहाँ पर सभी चीज़ों को याद करते हुए कहता है चोर की पहचान कभी नहीं हो पाई क्योंकि घटना अभी तक घटित नहीं हुई है, इसलिए मेरे पास अभी भी मौका है। और वहाँ बैठे-बैठे अपनी मेमोरी के लाइब्रेरी में पहुँच जाता है, जहाँ पर वह कहता है कि मनुष्य हमेशा अपने निशान ज़रूर ही छोड़ जाते हैं। मुझे यहाँ पर यह ढूँढना होगा कि आखिरकार वे लोग कौन हो सकते हैं, जो इस तरीके की चोरी इस एरिया में कर सकते हैं। मुझे यह ढूँढना ही होगा। और वह मुरिम अलायंस के एफबीआई ब्रांच की जो मासिक रिपोर्ट होती है, उसे खोज रहा होता है। और उसे खोजते-खोजते वहाँ पर काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन उसे एक बुक मिल जाती है, जिसमें काफ़ी कुछ रिपोर्टिंग लिखी होती है। और वह कहता है, अगर मैं इन रिपोर्टिंगों को ध्यान से देखूँ, तो मुझे सुराग मिल सकता है कि उन चीज़ों की चोरी करने वाला हमारे इस एरिया में कौन-कौन व्यक्ति हो सकते हैं, जो उस तरीके के काम को करते होंगे। मुझे मुरिम अलायंस के यहाँ पर लोगों की एंट्री और यहाँ से मतलब कि जिन्हें चोरी वगैरह के सब इंजाम में निकाला गया था, उन जैसे लोगों को खोजना होगा, जो हमारे एरिया के आस-पास मौजूद हैं। मुझे अपने याद की इन सभी रिकॉर्डों को अच्छे तरीके से टटोलना होगा। और वह काफ़ी देर तक सभी चीज़ों को, सभी रिकॉर्डों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है, व्यवस्थित कर उन्हें मतलब कि याद कर रहा होता है। और उसे 3 ऐसे नाम मिलते हैं, जिन पर इसका शक जाता है कि हमारे इस एरिया में 3 ऐसे चोर है, कल्टीवेटर हैं, जो लोग इन सभी चीज़ों को, इन पील्स को चुरा सकते हैं और जो लोग पहले भी चोरी के मुकाबले मतलब कि इस चीज़ों में शामिल हुए हैं। और 3 नाम जो होते हैं उनमें एक होता है सोल चेसर जो जांग मॉक, एक होता है चेंगसन फाइव स्वॉर्ड ग्यू मून, और एक और होता है चेंगसन फाइव स्वॉर्ड चेंग जी। एक मून होता है और एक जी होता है। और हम देखते हैं इन तीनों नामों को याद करने के साथ जिन अपने उस पुस्तक को बंद करता है। और हम देखते हैं अभी अपने गुफा में ही होता है, अपनी मेमोरी की पुस्तक में वही चीज़ें पढ़ रहा था। और ये कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि चलता-फिरता मैं एक अभिलेखागार बन जाऊँगा, मतलब कि एक तरीके से लाइब्रेरी बन जाऊँगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। लेकिन और हम देखते हुए एक डीमन की तरह हँस रहा होता है, उसकी परछाई देखो साला कितनी शैतानी लग रही है। और वह एक मॉन्स्टर की तरह हँसते हुए कहता है कि हा, हा, हा! आखिरकार ये चीज़ें साबित हुई कि यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने यहाँ पर स्नो प्लम पिल को, पानी की खुशी को सँभाल नहीं पा रहा हूँ। वह पिल जल्द ही मेरे पास आने वाली है। तभी हम देखते हैं ऐसे राक्षस की तरह हँसी रहा होता है कि उसके हैंड की जो ब्रेसलेट होती है अचानक चमकने लगती है। और वह इसलिए चमक रही होती है क्योंकि वह उस मॉन्स्टर के पास जाकर अपनी तलवार को निकाल रहा होता है। और कहता है कि ये क्या, मेरी ये जो ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट है ये अचानक से इस तरीके से क्यों चमकने लगी है। और हम देखते हैं उस ब्रेसलेट से धुंध निकलने लगती है। और वो कहता है 1 मिनट, ये क्या है। और हम देखते हैं वह धुंध चारों ओर फैल कर उस मॉन्स्टर के पास चली जाती है और उसकी एनर्जी को बहुत ही खतरनाक तरीके से एब्जॉर्ब करने लगती है। और हम उस मॉन्स्टर के कोर को भी देखते हैं जिसके पास यह धुंध पहुँचती है। और वह धुंध ऐसी होती है जैसे कई सारे हैंड्स उस कोर को अपनी ओर झपट रहे हों। और हम देखते हैं उस कोर की एनर्जी सीधे उस ब्रेसलेट में खींची चली जा रही होती है। और जिन कहता है ये क्या, ये ड्रैगन ब्लू ब्रेसलेट ये क्या कर रहा है। या तो इस ह्यूमन फेस स्पाइडर के जो कोर है उसे यहाँ पर बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब किए जा रहा है। और हम देखते हैं इसी तरीके से अगली सुबह होती है, लेकिन वह जिन वहीं पर उस स्पाइडर के एनर्जी को बस एब्जॉर्ब किए जा रहा होता है उस ब्रेसलेट की मदद से। और उसकी आंखें चमकती है और फिर हम देखते हैं वह कहता है आखिरकार ये हो गया। और हम देखते हैं उसके फिस्ट में जो एनर्जी का फ्लो होता है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ा हुआ होता है। और वह कहता है कि मैंने तो बिल्कुल भी इस चीज़ का विश्वास नहीं, मतलब कि बिलीव नहीं किया था कि ये चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। यह बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है। अतीत में या लंबे संघर्ष के बाद जीती गई लड़ाई में प्राप्त हुई एक लूट का सामान था। हालाँकि मैंने बस इसे
इस ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट को उस रक्त चूसने वाले डीमन के द्वारा मतलब कि छोड़ा गया था। एक तरीके का मॉन्स्टर वगैरह कुछ तो था जिससे यह ब्रेसलेट बना था, ठीक है। ब्लड स्वेलो मॉन्स्टर कुछ था। और वह कहता है लेकिन यह जिसके पास था वह डिमोनिक कल्ट का संरक्षक प्रोटेक्टर धर्मा किंग था। और उसकी वध के बाद, उस बैटल को जीतने के बाद, मैंने बस यादगार के तौर पर इस ब्रेसलेट को पहनकर अपने पास रखा था। और हम देखते हैं अभी वह फिस्ट बनाता है और बनाते हुए सामने की दीवार पर खींच कर एक जोरदार पंच मारता है। और वह उस पंच को मारने के बाद अपनी मुट्ठी को उठाते हुए कहता है ये हुई पावर। और वह अपने मन में कहता है इस मानव चेहरे के मकड़ी के उन सभी पॉइजनस एनर्जी जो थे उन्हें छांट कर इसने मुझे प्योर एनर्जी एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मदद की है। और यह मतलब कि मुझे प्योर एनर्जी देने के साथ साथ मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाने में बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रूव हुआ है, बहुत अच्छा साबित हुआ है। यह बिल्कुल मेरे लिए मतलब कि कंपैटिबल हुआ है, क्योंकि मेरी जो कल्टीवेशन टेक्निक है जिस तरीके से है उसी तरीके से इसने मुझे वह एनर्जी एब्जॉर्ब करने में मदद की है। जो कल्टीवेशन मेथड थी उस मेथड के टेक्निक की जो तरीके हैं, जिस तरीके से एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी में फ्लो करता है, उसी फ्लो में इसने यहाँ पर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद करवाया इस ब्रेसलेट ने। और इसकी कोर अभी चमक रही होती है, थोड़ी सी बड़ी हो चुकी होती है। इसकी खिवाई एनर्जी का जो फ्लो है, उसका एनर्जी पावर है वह बड़ा है। और वह कहता है जहाँ चाह होती है वहीं पर राह होती है, मुझे यह मालूम था। मतलब कि जाहिर सी बात है अगर तुम कुछ चाहते हो करने के लिए और उसके लिए मेहनत करते हो जी जान से, तो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलता है ताकि उस चीज़ को तुम सक्सेसफुली तरीके से कर सको। और वह कहता है कि मेरी जो आंतरिक एनर्जी है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। फिर हमारा यहाँ से सीन कहीं और शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर काफ़ी सारा लालटेन वगैरह लगाया गया होता है। मतलब कि एक तरीके से पार्टी वार्टी करने से पहले जिस तरीके से सजावट नहीं होती है उस तरीके की चीज़ें की होती है। वहाँ कोई कोई बात कर रहा होता है कि का क्या कहा तुमने, गेरियोन का जो बाप है उसने मांटुआ सेक्ट से एक इलेक्जर मंगाया, वो भी अपने बेटे के लिए। दूसरा कहता है हाँ यार क्या ही बताऊँ, वह इलेक्जर काफ़ी ज़्यादा खास है, उसे लेने के साथ तुम्हारी किवाई एनर्जी बहुत ही अधिक तरीके से बढ़ जाती है और तुम्हें कल्टिवेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, तुम्हारे बेस फॉर्म को बनाती है। तो कोई और कहता है अरे यार ऐसी बात है, यही फ़ायदा होता है साला अमीर ख़ानदान में पैदा लो और फ्री फोकट का मुनाफा कमाओ, मतलब कि फ़ायदा ही फ़ायदा। और वह कहता है लेकिन जो भी हो, जब तक हमें यहाँ पर इस खुशी के लिए कई सारे शराब पीने को मिल रहे हैं मुफ्त में, तो हमें और क्या चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर इस गे को जो यहाँ पर डींगे हाँक रहा होता है और वह कह रहा होता है कि स्नो प्लम पील जो है वह आखिरकार सिर्फ मेरे लिए ही है। माउंट हुआ के भीतर भी वहाँ पर के जो कोर डिसेबल होते हैं उन्हें भी यह तभी मिलती है जब वे यहाँ पर कुछ खास चीज़ को मतलब कि करते हैं, मतलब खास तरीके से रिवॉर्ड के तौर पर इसे इस पील को दिया जाता है खुद माउंट हुआ सेक्ट में ही। लेकिन उस पील को यहाँ पर खरीद कर मेरे बाप ने लाया है और माउंट हुआ सेक्ट की टॉप सेकंड की पील थी, मतलब कि टॉप सेकंड ईयर की जो पील होती है वैसी पील है। और उस पील को प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है वहाँ के कोर डिसेबल्स के लिए, लेकिन उसे इतना ज़्यादा अनमोल खजाने को मेरे बाप ने मुझे यहाँ पर लाकर सौंपा है। यह बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी किवा एनर्जी को बढ़ाएगा। और यह इतनी बकबक यहाँ पर इस बंदी के सामने, मतलब जूनियर सिस्टर के सामने कर रहा होता है। और यहाँ पर यह जूनियर सिस्टर के बारे में अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया था, लेकिन अभी बताया जाता है। इसका नाम होंग सा रियोन है और यह तायुल सेक्ट के सेक्ट लीडर की एक लौती बेटी है। और इसके बाल को याद करो तो सेक्ट लीडर के बाल के को तो उनकी मैच करती है। और यह यहाँ बैठे बैठे सोचते हुए कह रही होती है कि इसके मतलब वो बंदा उधर बकवास किए जा रहा होता है, इसका जो प्रभाव है बहुत इंप्रेसिव है, ये है फलना ढकना। लेकिन ये अपने मन में कही जा रही होती है कि वह मनहूस आदमी आखिरकार गया तो गया कहाँ। और ये जिन के बारे में ये सोचकर नाराज़ हो रही होती है और वह कहती है कि उस दिन जो उसने किया मुझे वहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए था और उसे फाइटिंग के लिए नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि उसने यहाँ पर तायुल सेक्ट के भविष्य को यहाँ पर खतरे में डाला है इन सभी चीज़ों को कर कर। आखिरकार वह क्या सोचता है कि वह ऐसे चीज़ों को कर कर कुछ सुधार भी पाएगा। उस दिन की घटना के बाद सीनियर ब्रदर जिन ने यहाँ तायुल सेक्ट को छोड़ दिया, क्योंकि उसने उस व्यापारी को भी धमकाया था। और वह कहती है कि चूंकि गे जो है उसका जो प्रतिदिन यहाँ पर तायुल सेक्ट में देते रहता है खर्चा पानी, जिससे हमारा सेक्ट चलते रहता है। और उसने शायद ये सब सोचा होगा कि उसने ये सब कुछ कर कर चीज़ों को ख़राब कर दिया है, तो उसका यहाँ से चले जाना ही यहाँ के लिए सबसे बढ़िया होगा। यह सोचकर शायद वह बेवकूफ़ यहाँ से भाग चुका है, यहाँ से जा चुका है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह जिन सोवून काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है। और हम देखते हैं ये बंदा अभी भी गे डींगे हाँके जा रहा होता है, तुम देखना मैं कितना स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और हम देखते हैं ये बंदी भी सोचती जा रही होती है कि वह जिन सोवून तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ है, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। बट हम तभी देखते हैं यहाँ के जो चिलगोजे होते हैं वह तेज़ी से आते हुए कहते हैं कि सीनियर सीनियर सिस्टर। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह बहुत ही तेज़ी से उसके लिए कुछ खाने को लाया होता है। एक और बच्चा कहता है सीनियर सिस्टर ये देखो। और हम देखते हैं वहाँ बच्चे की जमावड़ी लग चुकी होती है और इन्होंने ठेल धकल कर इस गे को पटक दिया होता है। ये गे कह रहा होता है ये फकर चाइल्ड्स। और यहाँ बच्चे कह रहे होते हैं कि सीनियर सिस्टर आपको यह ज़रूर चीज़ चखनी चाहिए, आजमानी चाहिए, यह खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जिन के जाने के बाद से इसने भी कुछ खाया नहीं होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर यह बंदा उठते हुए कहता है कि ये साले कमीने एक बार
बाद यहाँ पर अपनी मतलब कि मुझे स्ट्रॉन्ग होने दो और मतलब कि तुम लोगों की दावतें फिर मैं दिखवाऊँगा क्या होता है। और हम देखते हैं उसी तरीके बड़बड़ाते हुए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो होंग सारयोन होती है वह कह रही होती है कि तुम लोगों को आखिर यहाँ पर खाना लाने की क्या ज़रूरत थी? तुम लोगों को यहाँ पर भोजनालय में ही खाना खाना चाहिए था। इतनी दूर तुम लोग खाने को लेकर क्यों आए हो? तुम्हें भूख लगी होगी, तुम लोगों ने कल एक ही बार खाना खाया था, चलो इसे जाकर खाओ पहले। तो हम देखते हैं यहाँ पर बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो सीनियर ब्रदर जिन के बारे में सोचते वक्त आप काफ़ी ज़्यादा शांत होती हैं और यह देखकर पता चल रहा है। हम देखते हैं बच्ची कहती हाँ, सीनियर सिस्टर जब भी यहाँ पर सीनियर ब्रदर जिन के बारे में सोचती हैं तो वह चुप हो जाती हैं। दूसरा बच्चा कहता है बिल्कुल ठीक कहा तुमने, आमतौर पर यह बहुत ज़्यादा बकबक करती हैं लेकिन ब्रदर की बात आते ही ये बिल्कुल चुप हो जाती हैं। हम देखते हैं कहती अरे तुम लोग चारों आखिरकार ये कि बोल क्या रहे हो? और हम देखते हैं यहाँ पर ये बच्चा जो होता है कहता है लार टपकाते हुए, ये देखो ये मुलायम मुलायम से मोमोज, इनको क्या ही कहूँ, ऐसा देखकर लगता है कि मैं अभी खा जाऊँ। और ये चावल से बने हैं, काफ़ी स्वादिष्ट है, आपको इन्हें चखना चाहिए। दूसरे बच्चे की भी लार टपक रही होती है, कहती हाँ बड़े भाई जिनको यह मांस का जो फूड है यह बहुत ज़्यादा पसंद था, ना जाने वे अभी कहाँ होंगे और उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, उनकी एक गलती, उन्होंने ऐसा क्यों किया? और हम देखते हैं सुनकर यह लड़की जो होती है वह कहती है कि उसकी वजह से ये बच्चे भी नहीं खा पा रहे हैं खाना। और वह तुरंत ही वहाँ से उठाते हुए एक-एक चीज़ को फट से गप-गप खा लेती है। और ये देखकर बच्चे हैरान होते हैं, क्या सीनियर सिस्टर? और हम देखते हुए कहते हैं याह मैंने ये खा लिया, अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो मैं सब कुछ छीन कर तुम लोगों से अभी के अभी खा जाऊँगी। और यह देखने के साथ ही बच्चे कहते हैं ना नहीं हम खाएँगे पहले। और हम देखते हैं करते हुए सभी खाने को खाने लगते हैं और वो हड़बड़ा रहे थे, खाँस भी रहे होते हैं। और इन सभी सीनों को देखकर वो हँस रही होती है और वो कहती है सीरियसली वह कमीना इन बच्चों को छोड़कर आखिरकार कैसे जा सकता है? और फिर हम नाइट का सीन देखते हैं, सॉरी मॉर्निंग हो रही है कि नाइट हो रही है, और वह कह रहा होता है कि जिन सोन वो बेवकूफ़ वो कहाँ चला गया, और सॉरी रात हो रही होती है क्योंकि हम अगली बार मून का सीन देखते हैं। और हम देखते हैं रात में यहाँ पर गे का बाप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेस कर रहा होता है, उसका बेटा भी लगातार यहाँ पर पिए जा रहा होता है, नाच गाने चल रहे होते हैं, मतलब कि ये लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन तभी छत पर हम कुछ फूस्ट वर्क स्टेप्स को देखते हैं और हम देखते हैं एक सेसियन चोर को जो कि बहुत ही तेज़ी तरीके से वहाँ से चोरी कर भाग रहा होता है। और यह एक कल्टिवेटर चोर है, तो वह यहाँ पर उन पीलों को लेकर तेज़ी से जंगल की ओर निकल जाता है और उस पील के डब्बे को निकालते हुए कहता है तो आखिरकार मुझे यहाँ पर यह मशहूर लेक्चर मिल ही गई। आखिरकार मैं इसके मदद से अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ और अपने मतलब कि वह फेमस हिडन पाम टेक्निक को यहाँ पर कल्टीवेट कर सकता हूँ इस पील को लेने के बाद और अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ। और इसका नाम सोल चेसर जो जांग मॉक है। और यह जो चोर होता है ये इस पील को डब्बे को खोलकर देखता है, कहता है कि सी यह दिखने में कितनी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी है। और यह इसी की खुशी मना रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं इसके पीछे भी कोई बंदा छिपा होता है और यह कहता है कि अगर मैं इसे खा लूँ तो मुझे इतनी आंतरिक एनर्जी मिलेगी कि मैं अपने ग्रेट डिवाइन पाम ऑफ द फीस्ट हेवन सीक्रेट मैनुअल को कल्टीवेट आसानी से कर पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं इसके गर्दन के पास एक जोरदार स्लेश चलती है और यह कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन इसके निकलने से पहले ही इस पर वार हो चुका होता है और वह उसी एक अटैक के साथ वहीं पर ढेर हो जाता है। और हम देखते हैं उस बंदे को जिसने वार किया था वह उस पील के डब्बे को उठाते हुए कहता है कि हे लॉर्ड मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस समय मुझे इसकी ज़रूरत है। और वह उस पील के डब्बे की ओर देखते हुए कहता है कि जितना आपको इसकी ज़रूरत थी उससे कई गुना अधिक ये मेरे लिए ज़रूरतमंद था, जस्ट मच। फिर तभी हमें यहाँ पर कुछ दिन पहले का एक सीनरी दिखाया जाता है एक दुकान का, जो कि स्नोफॉल जब चोरी हुई थी उसकी घटना के कुछ दिन पहले का है, जहाँ पर हम देखते हैं कई सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं। और वहाँ का जो दुकानदार होता है उसे अचानक कुछ सेंस होता है तो वह तुरंत ही पलटकर पीछे की ओर देखता है। तो इस तक आवाज़ आती है कि मैंने सुना है कि आप यहाँ पर रेयर मटेरियल्स का लेन देन करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह कहने वाला जिन होता है वह कह रहा होता है क्या आप यहाँ पर इंसानों को पकड़ने वाले जाल को बेचते हैं? यह सुनने के साथ ही वह शॉपकीपर अपनी उस नाइफ को एक खरगोश के पेट के अंदर गाड़ते हुए कहता है कि क्या इंसानों को फंसाने वाले जाल, आप तो काफ़ी दिलचस्प ग्राहक लगते हैं। और वह हंसते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर इस हेफई सिटी में जितने भी ज़्यादा शिकार के सामान मिलते हैं उनमें सबसे अच्छे हमारे यहाँ पर मिलते हैं। हमारे पास हर तरह के मौजूदा जाल हैं, छोटे से खरगोश को पकड़ने से लेकर बड़े पहाड़ जितने विशाल भालुओं को भी पकड़ने का जाल हमारे पास मौजूद है। और हम देखते हैं पर जिन कुछ पैसे के पौडलियों को इसकी ओर करते हुए कहता है कि अच्छा तो कृपया करके मुझे बाघ और भालुओं को पकड़ने वाले जालों को दे दो। तो शॉपकीपर कहता है क्या तुम यहाँ पर ट्रैप्स बिछाकर उन्हें पकड़ने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन इसकी वजह से तो उनकी खालें जो है वह ख़राब हो जाएंगी। तो जिनकी आवाज़ आती है कि उनके मुझे खालों का कोई काम नहीं है, बस तुम मुझे उन्हें पकड़ने वाले जाल ले दो, और वो भी इतने सेंसिटिव कि एक बाल भी उसके ऊपर गिरे तो वह झट से खुद को लॉक कर दे और बड़े से बड़े भालू के पैर तक को उखाड़ दे। और फिर वह शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा दो जो एक ही बार में उसकी एक ही झटके में उसे परलोक पहुँचा दे, पूरा मतलब कि ख़त्म ही कर दे, परलोक सधा दे। और हम
हम देखते हैं इसके ऐसे स्माइल और ऐसे फेस को देखकर शॉपकीपर अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ें इसे नहीं बेचनी चाहिए। मेरी 27 वर्ष की जो एक्सपीरियंस है मटेरियल्स को बेचने के, इन जालों को, ट्रैप्स को बेचने की, वो मुझसे कह रही है कि मुझे इसे नहीं बेचना चाहिए। लेकिन फिर हम देखते हैं उसी प्रेजेंट का सीन जहाँ पर वह चोर उस डब्बे को पकड़े हुए खड़ा होता है और वह कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि यह बंदा मेरे लिए परेशानी बनेगा, लेकिन यह उतना कुछ खास था नहीं। एक ही बार में, एक ही झटके में हिडन तरीके से इसे ख़त्म कर दिया मैंने। और वह स्माइल करते हुए उस डब्बी को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर एक और बंदे की इंटर होते हैं और कहता है वो इंटर लेते हुए कि बड़े भाई, तो क्या ये सारा काम आसानी से निपट गया? और इसके बारे में बताया जाता है कि यह जो है केंगसान माउंटेन का तलवारबाज है। वहाँ पर 5 तलवारबाज हैं और 5 तलवारबाजों में से ये 2 हैं, दोनों भाई हैं। और हम देखते हैं ये कह रहा होता है चोर कि हाँ, हाँ, बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ मिल चुकी है, वो भी काफ़ी आसानी से। और इनमें से जो एक दाढ़ी वाला है उसका नाम गी है और ये जो लंबी चोटी रखे हुआ है, थोड़ा-सा दाढ़ी है, इसका नाम गुल है। तो ये जो गुल होता है वह कहता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर लाशों का ठिकाना लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर यह जो जिसे हमने मारा है वह यहाँ पर सोल चेसिंग उसका नाम था। तो वह उसे यहाँ पर खोजने वाले ज़रूर ही आते होंगे। हमें इसके नामो-निशान को यहाँ से पूरी तरीके से मिटा देना होगा ताकि हम तक कोई ना पहुँच पाए। और हम देखते हैं कि वह पील के डब्बे को खोलते हुए कहता है कि चलो सबसे पहले पील पर एक नज़र तो डाली जाए। और वह जब पील को देखता है तो वह काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर डब्बे में रखी होती है और चमक रही होती है। यह सब कुछ देखकर वह दोनों ही काफ़ी शैतानी हँसी हँसते हुए खड़े होते हैं। यह तो काफ़ी शानदार है, इसका रंग कितना ज़्यादा बैंगनी है और इसकी खुशबू बिल्कुल ताज़े खजूर सी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी महसूस करा रही है हमें। यह सही में माउंट हुक सेक्ट का स्नो प्लम पिल है, जिसकी हमें तलाश थी। और हम देखते हैं जिन भी कह रहा होता है इनके बीच में चुपके से आते हुए, आप दोनों का तो यहाँ पर इससे पेट कैसे भरेगा? पिल तो एक है लेकिन पेट 2 है, तुम लोग कैसे इसे खाओगे? और हम देखते हैं इस चीज़ को सुनने के साथ ही वह साले अचानक हैरान हो जाते हैं, साला कौन आया? और हम देखते हैं वह तुरंत ही पलटकर हमला करते हुए कहता है कि कौन है तू? और जिन जो होता है वह तुरंत ही पलक झपकते पीछे की ओर हट जाता है और वो डब्बी को भी ले लेता है। यह देखकर वह चोर कहता है, साला इतने करीब हमारे कब पहुँचा ये कि हमारी डब्बी चुरा ले? और वो कहता है कि जाओ छोटे भाई, उसे पकड़ो। तो छोटका कहता है कि हाँ बड़े भाई, ये कहने की ज़रूरत भी है, इस साले को चीर फाड़ दूंगा, काट दूंगा। इसकी इतनी लालच कैसे हुई? इसके पाप कर्म बढ़ चुके हैं जो यह हमसे चोरी करने आया है। और हम देखते हैं जिन तुरंत एक और भागने लगता है, कहता है कि चोर तुम कमीनों बेशरम हो, आखिरकार तुम मुझे क्यों ये चीज़ें कर रहे हो? माउंट किंगसन से आखिरकार तुम लोगों ने क्या यही सीखा है? और हम देखते हुए तेज़ी से भागते हुए अभी कह रहा होता है कि सबसे पहले चुराने वाले तो तुम ही लोग थे, तुम ही लोगों ने हरामीगिरी की है, तो मैंने चोर से चोरी की तो कौन सा गलत काम किया? और हम देखते हैं कि वो बंदा जब यहाँ पर तेज़ी से जिन पर वार करता है तो वह जो वार होता है सीधे ज़मीन पर पड़ती है और वह ज़मीन पर अपने पैर को रखता है। यह देखने के साथ ही जिन कहता है तुम्हें अपने पैरों को ध्यान से रखना चाहिए। और हम देखते हैं उसके अगले ही पल अचानक से वह जो ट्रैप होता है जिसमें खड़क से एक बड़े से राक्षस जैसा मुंह वाला दांत वाला ट्रैप खुलता है और खुलने के साथ ही ये बंदा कहता है ये क्या? और वह हैरानी में होता है। जिन भी देखता है कि साला क्या हुआ, कितना दर्द होगा, पैर को कहीं काट तो नहीं देगा, एक ही बार में निपटा देगा। और हम देखते हैं इस बंदे के पसीने छूटते हैं और एक चीख पूरी जंगल में गूंजती है और इसी दर्द के साथ वह वहीं पर लेट जाता है, चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं पीछे से आते हुए कह रहा होता है कि जूनियर ब्रदर। और जिन कह रहा था मैंने कहा था तुम्हें ध्यान से अपने पैरों को रखो। और हम देखते हैं उसका जो बड़ा भाई होता है गुल, वो कर रहा है दांत पीसते हुए कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आखिरकार कहाँ से और कैसे आए, लेकिन कमीने तुम इन चीज़ों को कर कर बच नहीं पाओगे। तुम एक कायर हो, कायर जो स्वॉर्डमैन के साथ इस तरीके के घिनौने ट्रैप्स के हथकंडे आजमा रहे हो। लेकिन ये जान लो तुम्हारे ये हथकंडे मुझ पर कोई काम नहीं करने वाले हैं। अपना मुखौटा उतारो और अपनी पहचान बताओ। तो हम देखते हैं जिन सबसे पहले एक छोटा सा पत्थर उठाता है और उसकी ओर थ्रो करते हुए कहता है कि जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने सेक्ट के बारे में बताऊं और कहाँ का स्टूडेंट हूँ ये बताऊं, क्या मुझे यहाँ पर यह कहने की ज़रूरत भी? अगर तू सुनना ही चाहता है तो ठीक है सुन ले। यहाँ पर मैं एक मतलब कि वह बंदा हूँ जिसकी अपील अब से हो चुकी है। मेरा यही इंट्रोडक्शन है। और हम देखते हैं उस पत्थर को गिरते हुए और जैसे वो पत्थर गिरता है तो वहाँ पर जो जाल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। और यह सब कुछ देखकर इस चोर की भी यहाँ पर फट जाती है कि साला इसने कहाँ कहाँ पर और किधर किधर कितने सारे ट्रैप्स बिछा कर रखे हैं। और जिन इससे कह रहा होता है कि मैं स्नो पिल का नया मालिक हूँ, आओ और आकर मुझे पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो तो। और यह मस्त कूल अंदाज में पोज देते हुए उन्हें धमकी दे रहा होता है कि आओ अगर तू ले सकता है तो ले ले, मैं तुम दोनों को यहाँ पर सलाखों के पीछे जाते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम हत्यारे यहाँ पर तुमने यहाँ पर सोल चेसिंग बॉय को मार डाला है। और यहाँ पर जिन हमें बताता है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुझे मालूम नहीं था, मैंने जिन लोगों के बारे में अंदाज़ा लगाया था वो बिल्कुल सही होगा। मैंने रिकॉर्ड चेक किए थे अपने पिछले जन्म के मेमोरीज़ में कि आखिरकार हमारे जो एरिया के अगल बगल सेक्टर जो है उनमें से कौन से ऐसे बंदे थे जिस समय यह स्नोपॉर्न पिल चोरी हुई थी उस समय उनकी क्यूआई में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखी गई थी। और जब मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड्स को जांच किया, मतलब कि हर महीने यहाँ पर सेक्टर में रिपोर्ट बनता है कि हाँ ये बंदा कल्टीवेशन लेवल ये है वो है, यहाँ तक ये कल्टीवेट किया है, यहाँ तक अभी तक पहुँचा है और अचानक से किसकी कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ हुई है। और उन रिकॉर्ड्स में मुझे इन 3 मतलब कि यहाँ पर 2-3 सुराग मिले, जिनमें से एक या सोल चेसिंग बंदे का अचानक से कोई पता ही नहीं चला या अपने सेक्ट से ही गायब हो गया था। तो यहाँ पर जिनको सबसे पहला शक हुआ कि वह इस चीज़ में शामिल हो सकता है। और दूसरी बात
था कि इसी महीने में यहाँ पर 2 बंदों की जो कल्टीवेशन थी वो पावर अचानक बूस्ट हुई थी। इस केंगसान माउंट सेक्ट के ये 2 बंदे थे जिनकी कल्टीवेशन में बहुत तेज़ी से सुधार देखी गई थी। तो जिन ने यहाँ पर अंदाज़ा लगा लिया था कि इन्हीं बंदों ने उस पील को चुराया होगा और आपस में बाँट कर आधा-आधा खाया होगा। तभी जाकर इनको ये पावर में इस तरीके की बूस्टिंग देखने को मिली थी। और अभी हम देखते हैं कि यहाँ जो बड़ा भाई गुल होता है वह चिल्लाते हुए तलवार तान कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जानते हो कि हम आखिरकार कौन हैं। तो छोटू भी यहाँ पर उसकी ओर देखते हुए कहता है कि हाँ, ज़रूर ये बंदे को हमारे बारे में पता है। तो यहाँ पर जो जिन होता है वह कहता है कि हाँ बेशक, आखिरकार के इंसान के 5 स्वॉर्ड्स को कौन नहीं पहचानता है, तुम उनमें से 2 हो। लेकिन आखिरकार मैं तुम्हें जानता हूँ, तो इस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है? क्या तुम्हें माउंट कैंगसान सेक्ट में 5 तलवारों में से 2 तलवारें हो तो तुम्हें चोरी करने की इजाज़त है? तो वे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हम कौन हैं, इसके बावजूद भी तुम हमसे डर नहीं रहे हो। माउंट हुआ कैंगसाई सेक्ट से तुम्हें कोई डर नहीं लगता है, या फिर तुम्हें मुरिम अलायंस से कोई डर नहीं है जो तुम इस तरीके की हरकत करने की कोशिश कर रहे हो हमारे सामने? तो जिन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि लुटेरों को भी यहाँ पर लूटी की सामान की शिकायत करने की इजाज़त होती है। तुमने यहाँ पर इन चीज़ों को मतलब कि चुराया है और उसके बाद मैंने तुमसे चुराया है। तो आखिरकार तुम क्या किस तरीके से शिकायत करना चाहते हो मुरिम अलायंस में? तो हम देखते हैं इस बंदे को जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ अपनी एक ज़बरदस्त फिस्ट को तैयार करने लगता है। यह देखकर जिन भी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं वो बंदा तुरंत ही अपने उस मुक्के को ज़मीन पर दे मारता है। कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये बेफालतू की चीज़ें मुझ पर असर भी करेंगी? और उसकी जो मुक्के की पावर होती है वह काफ़ी तगड़ी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर 10 मीटर के एरिया में जितने भी वहाँ पर ट्रैप्स बिछे होते हैं वे सब उखड़ जाते हैं। और हम देखते हैं मुक्का बनाने वाला, इस मुक्के को मारने वाला एक छुटकू होता है गी। तो यह जो गी होता है वह कहता है कि यहाँ पर कि मेरे मुक्कों के सामने तुम्हारे ये ट्रैप्स बेकार हैं। तो जिन कहता है कि डैम, मेरे जाल यहाँ पर इन लोगों ने इस तरीके से उखाड़ दिए हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर वे दोनों ही यहाँ पर इसकी ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि अब तुम अपने मुखौटे को उतार सकते हो, क्योंकि अब हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। तो ये सुन जिन कहता है अच्छा सचमुच में? और वह पलटकर तुरंत ही तेज़ी से भागने लगता है। तो वे कहते हैं भाई, बड़े भाई वो भाग रहा है। तो वह कहता है बड़का कि हाँ चलो उसका पीछा करते हैं। तो छुटकू कहता है कि लेकिन हमें सावधानी से बढ़ना होगा, हर स्थान की ओर उसने जाल बिछा रखी है। तो बड़का कहता है कि बस उसके फुटवर्क के स्टेप्स को पीछा करो, वह जिस ओर जा रहा है, जिस ओर कदम रखते हुए भाग रहा है, हमें भी उसी ओर कदम रखते हुए उसी की जैसे भागना होगा बस। और हम देखते हैं कि वही लोग उसका पीछा करने लगते हैं और जिन जहाँ जहाँ पर कदम रख के जा रहा था वही लोग भी वैसे ही जा रहे थे। लेकिन वहाँ पर छुटकू कहता है अब तो काफ़ी इंप्रेसिव है जो आपने यह तरकीब सोची। और हम लोग देखते हुए लोग काफ़ी समय तक उसका पीछा करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ जो गुल होता है वह कहता है कि कितनी शर्म की बात है, यह जल्द ही हमारे हाथों में आने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिरकार ये बेशर्म किस तरीके से हमारे हाथों से निकलता है। और हम देखते हैं तभी जिन एक जगह पर आकर अचानक से ब्रेक मारता है। तो वे हंसते हुए कहने लगते हैं कि लगता है उसे अपनी स्थिति समझ में आ गई है। दूसरा कहता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसका खेल अब समाप्ति होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि जिन जिस जगह पर कदम रखा था वहाँ पर ये बंदा जो होता है दोनों पैरों को एक साथ रखने जा रहा होता है और जिन इन सभी चीज़ों को ध्यान से देख रहा होता है। और जिन ने जिन जगहों पर कदम रखी होती है वही लोग उसी के अगल बगल एरिया में रख रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जिन जिस जगह पर कदम रख के चल रहा है उसके आसपास में कोई ट्रैप नहीं बिछा होगा। लेकिन तभी जिन जो होता है वो मार्क्स के अंदर से ही मुस्कुराता है और हम देखते हैं ये दोनों ही बंदे जैसे उस जगह पर लैंड होते हैं उसी के साथ वहाँ के ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और कच के करते हुए वो बड़े बड़े ट्रैप से तुरंत ही इनके पैरों को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। और ये जैसे ही लेटते हैं वहीं पर गिर जाते हैं मुंह के बल, तो और भी ज़्यादा ट्रैप्स इनके ऊपर बीत जाते हैं और वे ट्रैप्स में बुरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और इनको इस तरीके से बुरी हालत में देखकर जिन अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी समझदारी से काम किया और मेरे तरकीब को लगभग बेकार ही कर दिया था। लेकिन तुम लोगों की बुरी किस्मत जो तुम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से मेरा पीछा करने का चीज़ सोचा। तुम लोगों ने ठीक कहा और यह चला कि मेरे कदमों के पीछे चलते चलो तो तुम्हें ट्रैप नहीं मिलेगा। लेकिन हम उन ट्रैप्स को देखते हैं कि जिनको तो महसूस हो रहा था कि उसने कहाँ कहाँ ट्रैप्स बिछा रखे, उनमें अपनी एनर्जी डाल रखी थी। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है उसे फील हो रहा था और इसीलिए उन ट्रैप्स के बीच में वो पैर रखकर भाग रहा था। और वह कहता है कि मेरे जो ट्रैप्स हैं यहाँ पर बहुत ही घनी तरीके से बिठाए गए हैं। तुम्हें मेरा पीछा करते वक्त मेरे कदमों का पीछा तो करना था, लेकिन पूरी सटीकता से जहाँ पर मैं पैर रख रहा था बिल्कुल उसी जगह पर बिना किसी मिस्टेक के। लेकिन तुम लोगों ने यही गड़बड़ी की। तो यहाँ पर जिनकी ऐसी बातें सुनकर यह जो गुल होता है वह परेशान होते हुए कहता है साला क्या पागलपन है, आखिरकार कोई इस तरीके से कैसे चीज़ों को कर सकता है, क्या इसका कोई मतलब ही निकलता है? तुम यहाँ पर इतने घने जाल जंगल में इतनी घनी जालें बिछा कर रखे हुए हो और आखिरकार तुम्हें ये चीज़ें याद कैसे रह सकती हैं कि तुमने यहाँ पर किस जगह पर किस तरीके से और कितने कदमों में इतने जालें बिछा कर रखी है? तुम इतने अच्छे तरीके से नेविगेट कैसे कर सकते हो, अपने फुटवर्क को ऐसे अच्छे तरीके से कैसे चल सकते हो? मिस्टेक तो तुमसे भी हो सकती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जिन बहुत ही खतरनाक तरीके से
घूर कर दिखाते हुए और अपनी ऑरा फार्मिंग करते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी जो मेमोरी पावर है, और वो अपनी तलवार को तानते हुए और उसकी ओर स्लेश चलाने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि यह मेमोरी पावर मुझे हेवन के द्वारा एक गिफ्ट के तौर पर मिली है। और हम देखते हैं वो अपनी तलवार के स्लेश के साथ ही उस बंदे को वहीं पर काट डालता है। उसकी खून की छींटें जो होती है वह सीधे आसमान की ओर उड़ती हैं, और इसी के साथ यहाँ पर इन दो चोरों का खेल खत्म हो चुका है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि जिन यहाँ पर जो इन पीलों को चुराया है उसे एब्जॉर्ब कर पाता है या फिर पकड़ा जाता है या क्या होता है, इसके बारे में तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और 100 लाइक्स नहीं हुए तो फटाफट उसे कंप्लीट करो।